नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजार में एक भारी बिकवाली वाला सत्र। क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में आज चौतरफा बिकवाली, कमजोर ग्लोबल संकेतों ने तोड़ा बाजार। निफ्टी में करीब 175 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट। मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट, 1.5% से ज्यादा टूटा मिड कैप इंडेक्स। और शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी से पहले फाइनेंशियल सेक्टर में भी जोरदार बिकवाली। वायदे बाजार में 10 सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में 7 बैंक और एनबीएफसीज, इंडिया बुल हाउसिंग, एमएनएम फाइनेंशियल, मन्नपुरम, एलएनटी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 5 से 7% टूटे। बैंक और रियल्टी शेयरों में भी क्रेडिट पॉलिसी का डर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.5% तक फिसला। एक्सिस बैंक, एसबीआई, पीएनबी 4% तक टूटे। इधर डीएलएफ, लोधा, ओबेरॉय में भी तेज गिरावट। और कमजोर बाजार के बावजूद एचडीएफसी बैंक में रौनक कायम। बैंक ने पेश किए दूसरी तिमाही का अच्छा अपडेट। सालाना आधार पर लोन में करीब 58% और डिपॉजिट में 30% का उछाल। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी किया बदलाव। एडवांस बैटरी पीएलआई स्कीम का बढ़ सकता है दायरा। ईवी बैटरी के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को भी किया जा सकता है शामिल। प्रस्ताव तैयार कर रहा है भारी उद्योग मंत्रालय। अनुज, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीएनबीसी आवाज टीम का हिस्सा होते हुए, दरअसल सीएनबीसी आवाज टीम को अब अनुज लीड करते हुए नजर आएंगे बतौर मैनेजिंग एडिटर। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर के तौर पर अनुज सिंघल का 1 साल पूरा। असरदार 1 साल में अनुज सिंघल ने जीता ट्रेडर्स और निवेशकों का दिल। हम कोशिश करेंगे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 18-20 साल का, वो रिटेल दर्शकों के काम आए और जो आवाज एक बुलंदियों पर रहा है, हम उसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं। ये मेरी कोशिश रहेगी। बाजार खुलने से पहले अनुज की कमेंट्री का रहता है इंतजार। मेरे ख्याल से एफ&ओ का इस समय पे सबसे शानदार चार्ट पीएफसी का है। बाजार के मौसम का हमेशा एकदम सही अनुमान। ये ऑल टाइम हाई निफ्टी का इस समय खुलते ही ऑल टाइम हाई लगाया। बाजार के महारथी भी जिससे करते हैं अपने दिल की बात। पिछले 1 साल से दर्शकों के मुनाफे की ही बात। आज निफ्टी 18,000 के ऑल टाइम हाई पर, तब सेंसेक्स 18,000 के ऑल टाइम हाई पर था। मार्केट जा रहा है 20,000 21,000 इवेंट। भरोसा है जिसकी पहचान। सफर तो अभी शुरू हुआ है, करते रहेंगे आपके मुनाफे की बात। मार्केट की बुलंद आवाज, अनुज सिंघल का 1 साल। बीएससी के पास काफी वॉल्यूम जा रहा है। इसे कहते हैं अनुज के नए हाई का शोर। एक लीडर्स हैं तो एक लीडर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ना सिर्फ मेंटेन किया जाए बल्कि उसको और आगे लेके जाया जाए। Congratulations on becoming managing editor of आवाज। हमें जो सबसे बड़ी आवाज है। I'm looking forward to interacting with you in this new day. इस नए रोल में तो मैं बड़ा खुश हूँ आपकी के साथ। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पे देख के। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, सीएनबीसी आवाज के लिए। ओके, थोड़ी टाइमिंग गलत हो गई। मार्केट आज थोड़ा सा गिर गया। कोई नहीं, सेलिब्रेशन होता है। आज आपके साथ शायद बेयर सेलिब्रेट कर रहे हैं शॉर्ट करके। हाँ बिल्कुल, सेलिब्रेशन होता है खैर, और सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं है। और मार्केट का तो अप डाउन चलता रहता है। एक्चुअली इन अ वे अच्छा है, क्योंकि फिर वो अगले साल के लिए हो गया कि देखिए पिछले साल मार्केट इतना डाउन था, लेकिन फिर भी अगर आपने इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा तो आपका पैसा अच्छा बना होता। लेकिन खैर आज खराब दिन है। आज था, आज कल से खराब दिन है। कल तो एक्चुअली मार्केट गिरा ही नहीं था, आज मार्केट गिरा है। आज असली में मार्केट गिरा है। आज आप कहीं मुंह नहीं छुपा सकते एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी बैंक। बाकी आज आप देखें तो मार्केट में आज मतलब आपने चाहे सेलिंग कभी भी क्यों एट एनी पॉइंट आप पैसा बना रहे हैं आज। और सबसे ज़्यादा मिड कैप टूटे। इनफैक्ट आज तो एचडीएफसी बैंक बच गया बेचारा। रोज जिसको ब्लेम लग रहा था, आज वो कह सकता है एटलीस्ट कि आज मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनफैक्ट अगर एचडीएफसी बैंक नहीं होता तो आज ये मार्केट ढह चुका होता। वो इतना बड़ा वेट है एचडीएफसी बैंक का। और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। निफ्टी 19,250 के पास, बैंक निफ्टी 43,800 के आसपास। ये लेवल्स होल्ड करने चाहिए। अगर नहीं होल्ड किए तो एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव की शुरुआत हो जाएगी मार्केट में। इसके लिए मैं होप करूंगा बुल्स के लिए कि ये लेवल शायद होल्ड करें। तो ये इनफैक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर संभल जाए, या फिर ये जो स्तर आपके स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं 19,250 निफ्टी के लिए, वो अगला बड़ा सपोर्ट है। वहां से 100 पॉइंट की दूरी बनी हुई है। बीच में ऐसे लगा था जब हम नियरली 300 टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। अनुज, ये सेकेंड हाफ के लिए क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद है या नहीं, कंसिडरिंग कल वो वीकली एक्सपायरी है?
बिल्कुल होप जिसे कहते हैं ना, होप स्प्रिंग्स इटर्नल, लेकिन होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट। अभी होप को लेकर आप रह सकते हैं कि चलिए हम होपफुल हैं। मैं भी होप कर रहा हूँ कि लास्ट के 1.5 घंटे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए तो थोड़ा सा वो दिन बढ़िया रहे, लेकिन फिर भी देखिए जो मार्केट है उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। मार्केट ख़राब है और आज मार्केट ख़राब, मैं ज़्यादा मिड कैप को लेकर परेशान हुआ हूँ जिस तरीके से आज मिड कैप से ज़्यादा कोलैप्स दिखाया है। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स ने लीड किया उसको आज, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था। तो ये आपको बता रहा है कि जहाँ पर पैसा है वहाँ पर भी लोग अब पैसा घर लेके जा रहे हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज तक निफ्टी में सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी काम करी है। आज तो रैली भी नहीं आई, लेकिन अगर आप पहले वाले मूव को रैली मान ले तो वहाँ पर भी सेलिंग की तो आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। 19250 है अगला सपोर्ट, और एक एक करके सारे बड़े शेयर गिर रहे हैं। एक सिर्फ आज एचडीएफसी बैंक नहीं गिरा, वरना बड़े शेयर सारे गिरे। और आज जिस तरीके से, मैं बैंक निफ्टी पर आता हूँ, जिस तरीके से एक्सिस बैंक गिरा है आज, और जो सुबह मुझे लग रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक्चुअली 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के पास था, जिस तरीके से आज एक्सिस बैंक गिरा है ना, ये अपने आप में एक मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब है। क्योंकि वही बात हो रही है कि जहाँ पर भी प्रॉफिट है वहाँ पर लोग ले रहे हैं इस प्रॉफिट को। एक्सपायरी डे आज 43,800 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है हमको। और 43,800 अगर टूटा तो 43,500 तक भी मूव पॉसिबल है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी काफ़ी प्रेशर डाला, एक्सिस ने काफ़ी प्रेशर डाला, और जो सबसे बड़ा कारण है ना वो अल्टीमेटली यूएस मार्केट से जी। ये सारा का सारा खेल यूएस मार्केट्स ने किया है। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि ये ऑफ कोर्स इंपोर्टेड मंदी है। कल जिस तरह से अमेरिकी मार्केट्स गिरे और आज जो हमने एशिया में फॉलो अप देखा, उसका एक कैचअप है, लेकिन क्या ये यहाँ से भारतीय बाजार की तस्वीर को भी और खराब करेगा? यूएस में डर है कि फेडरल रिजर्व एक और दफा रेट हाई करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमारी क्रेडिट पॉलिसी परसों आएगी। वहां पर क्या आपको लग रहा है, कुछ फियर है कि आरबीआई गवर्नर का भी स्टांस थोड़ा सा सतर्क रह सकता है? देखिए, हमारे यहाँ रेट कट तब तक नहीं हो सकता जब तक यूएस में ना हो। ये बहुत सिंपल है। हम और यूएस में अगर आप कह रहे हैं एक मार्केट को डर लग रहा है, एक क्या 3-4 डर मार्केट का ये है। अब असल में सारा का सारा मामला यही है, यही यूएस मार्केट में इंडिकेट कर रहा है, यही नैस्डैक भी इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ एक रेट हाइक नहीं होनी है वहाँ पे, और 3-4 रेट हाइक होनी है। और अगर ऐसा मामला है तो फिर फेड गवर्नर के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, उनको हॉकिश साउंड करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हॉकिश पॉज, मतलब पॉज तो होगा लेकिन कोई एकोमोडेशन नहीं, कुछ नहीं। गवर्नर साहब बोलेंगे कि अभी वैसे भी क्रूड प्राइसेस भी इतने बढ़े हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो अभी अंडर रिकवरी पे ऑलरेडी बात कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नर साहब का ध्यान रहेगा इन सब चीज़ों पर, ग्लोबल फैक्टर्स पर। और हालांकि वेजी प्राइसेस थोड़ा सा हमारे यहाँ एक कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप उस एनवायरनमेंट में रेट कट कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में यूएस में रेट बढ़ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ सुबह भी कही थी हर्षिता, मैं दोबारा कहूँगा, ये इंपोर्टेड मंदी जो है ना, इंपोर्टेड मंदी ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। आपकी खुद की मंदी समझ में आती है, लेकिन यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, नियर टर्म में हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में नहीं करता है। आप 2003 से 7 का फेज याद रखिए, जिसमें लगातार फेड रेट हाई कर रहा था और इंडियन मार्केट बढ़ रही थी लगातार। मुझे अच्छे से याद है, उसमें एक मैं पार्टी में गया था, वो जब 2003 से 7 की पीक थी, सीआरआर हाइक किया था उस दिन आरबीआई ने, फ्राइडे के दिन सीधा 50 बेसिस पॉइंट का। हर कोई ये माना था मंडे को तो हम 4-5% नीचे खुलेंगे, हम ऊपर खुले थे उस दिन। तो वो सब अपनी जगह चलता रहेगा। और हमारे यहाँ तो फ्री मनी की वैसे भी आदत नहीं है किसी को, ये यूएस की प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि यूएस सबसे बड़ी मार्केट है तो थोड़ा इंपैक्ट तो हमारी मार्केट पे भी आएगा। ऑफ कोर्स, वहाँ की बॉन्ड यील्ड देखकर सबको बुखार चढ़ने लगा है। लेकिन इस बीच अच्छा, अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर वीरो को भी जोड़ लेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। सिर्फ 14 पॉइंट नीचे, तो थोड़ी सी रिकवरी आई है। अभी ताजा तस्वीर डाउ फ्यूचर्स की मेरी स्क्रीन पर 14 पॉइंट नीचे, ये नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 36 पॉइंट नीचे, तो थोड़ी सी रिकवरी वहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। कल एक्सपायरी का दिन, लेकिन कुछ खास स्टॉक्स जो रेडार पर आ रहे हैं, कुछ तो पिघल ही रहे हैं। बिल्कुल हर्षिता, इनफैक्ट निफ्टी अब बातचीत करते करते आपसे इस वक्त डे लो पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़े बहुत जो इम्प्रूव स्टैट्स थे वो भी इतने अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त। लेकिन आज एचडीएफसी बैंक को आपको थोड़ा वेटेज देना पड़ेगा इस लिहाज से कि आज बाजार की शक्ल सूरत थोड़ी सी और ख़राब होती अगर एचडीएफसी बैंक नहीं होता। 1527 क्वार्टरली अपडेट्स के बाद इसमें अपस्विंग आया और एक अच्छा मूव। आई मीन अभी तक कैंडल रिवर्सल के हर इसने आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन मापदंड क्राइटेरियाज होते हैं वो सबको पूरा किया। आज स्ट्रॉन्ग पोर्ट राइटिंग 1500 की स्ट्राइक पे विजिबल है। 1500 डिसाइसिवली आज मतलब वॉलेट नहीं हुआ, मतलब उस ट्रेजेक्टरी को जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल पुट राइटर्स का जोन था, वहां से एक रिकवरी, एक बेटर शेप देने की कोशिश करी इसने बैंक निफ्टी को। लेकिन बाकी जो स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे थे उसकी शेडो में बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा है। लेकिन इन आइसोलेशन अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो आज इसके डेटा थोड़े अच्छे हैं।
फ्यूचर्स में बाइंग नजर आई, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी थी और 1500 की रेंज में एक बार फिर से पुट राइटिंग विजिबल है। दूसरा स्टॉक है M&M फाइनेंशियल्स। आज कमजोर स्टॉक ज्यादा है। M&M फाइनेंशियल्स में आज एक कंप्लीट ब्रेकडाउन था और आज 20 डे की ट्रेजेक्ट्री, 10 डे की ट्रेजेक्ट्री, 50 डे की ट्रेजेक्ट्री, 100 डे की ट्रेजेक्ट्री, सारी की सारी ट्रेजेक्ट्री एक साथ कोलैप्स हुई। और अमूमन इसकी एक चाल होती है आशा कि जब ये 100 डे को तोड़ता है, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये जाता है और 100 डे की ट्रेजेक्ट्री, 200 डे की ट्रेजेक्ट्री को छू के जाता है और इसकी 200 डे की ट्रेजेक्ट्री प्लेस्ड है 273 पर। तो इस स्टॉक को नजर पर रख के चलेंगे। और मेटल्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग दो स्ट्रक्चर थे, JSW स्टील पे कल भी एक शॉर्ट की बात हुई थी और आज भी। कल इसने 100 डे तोड़ा था, आज हेडिंग टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ह्यूज शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई और एक इसी स्पेस में, आई मीन जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ भी काफ़ी शॉर्टिंग है हर्षदा। मतलब मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे शॉर्टिंग है वो यही स्टॉक्स हैं। हालांकि इस वक्त जहाँ पे 755-90 पे ट्रेड कर रहा है, दैट्स 50 डे, लेकिन अगर वो भी ब्रीच होता है तो पेन बढ़ेगा। ये 4-5 स्टॉक्स जिसमें से HDFC के स्टेट्स अच्छे हैं फॉर द डे, बाकी 3 के बेहद वीक। हर्षदा ओके, तो ये फिलहाल वीरू ने कुछ आइडेंटिफाई किए स्टॉक्स वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपकी स्क्रीन पर लिख रहे थे कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है गहरा नॉक लगा है। आज गिरावट का सिलसिला बढ़ता हुआ और बैंकिंग काउंटर्स में सबसे ज्यादा वो प्रेशर है। एक्सिस बैंक 4.5% के नुकसान पर। PSU बैंकों की खूब चर्चा कल हो रही थी, इनफैक्ट आज सुबह में भी ज्यादा बाय कॉल्स इधर ही आए थे, लेकिन मार्केट करेक्ट क्या हुआ, इनमें भी हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हावी होती हुई। 2.5% का नुकसान SBI में, 3.5% करेक्ट हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक भी यहाँ पर करीब 2-2.5% के नुकसान पर। इंडिया बुल हाउसिंग, L&T फाइनेंशियल सर्विसेज, मन्नपुरम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये सभी वो NBFCs हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस आज फिर से लौटती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन कुछ सहारा मिला है। अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर, इनफैक्ट अदानी ग्रुप में हमने देखा था कुछ इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है आज। एस्कॉर्ट्स कुबोटा अच्छा सा भाग रहा है, रामको सीमेंट और ऑफ कोर्स नेस्ले इंडिया में तेजी। नेस्ले इंडिया 19 अक्टूबर बड़ा दिन जहां पर स्टॉक स्प्लिट पर कंपनी विचार करने वाली है। ध्यान रहे ये 22,822 का स्टॉक है, तो वहां पर स्टॉक स्प्लिट का इंतजार बेसब्री से मार्केट वैसे भी कर रहा है। ये पूरा अब तक का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड लेना है, इस सब पर बातचीत होगी। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ रहे ज्योतिषित फाइनेंशियल के। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रुचित जैन, चंदन तापड़िया हैं। 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में हम बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के अदपल्ली कृष्ण साई कुमार से बातचीत होगी, कंपनी जो डिफेंस के लिए एक अलग सब्सिडरी खोल रही है। 2:30 पर फोकस फाइनेंशियल काउंटर्स पर, गिरावट के अलग अलग कारण क्या बन रहे हैं उस पर डिटेल में चर्चा होगी यतिन से, और साथ ही शेख खान के राहुल मलानी आपको बताएंगे कि अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 2:35 पर फोकस HDFC बैंक पर, जो आज का लोन रेंजर है, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, जिसमें अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। 2:40 पर ऑफ कोर्स चार का चौका सस्ता ऑप्शन मानस से लेंगे। राजेश सातपुते आपको बताएंगे FNO का सुपरस्टार। रुचित जैन चार्ट का चमत्कार देंगे, मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह को जोड़ेंगे। 2:45 पर बैटरी PLI स्कीम पर डिटेल्स क्या बन रहे हैं, रोहन सिंह को जोड़ने वाले हैं। और ऑफ कोर्स फिर मार्केट बिग वॉइस में आज कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 बजे जायजा लेंगे डीलिंग रूम का, BTSD STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज। ओके, चलिए एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के साइंस आए हैं यहाँ पर 43,970 पर। देखते हैं फिर आखिरी के कुछ 1 घंटे में अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग आती है यहाँ पर, तो HDFC बैंक उसको क्लियरली अभी भी लीड कर रहा है इस समय। इनफैक्ट टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर HDFC बैंक करीब 1.5% ऊपर। आज सुबह सुबह वीरू और मैं जब शो कर रहे थे तो इसको पिक किया था जब ये ऑलमोस्ट ग्रीन में टर्न हुआ था कि कुछ करने के मूड में है आज HDFC बैंक, क्या यही कराएगा शॉर्ट कवरिंग। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, जानते हैं उनसे ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय। गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड है एस्कॉर्ट्स 3211 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 3160 पर, चाहे तो 3300 भी जा सकता है। एस्कॉर्ट्स यस लॉन्ग। एस्कॉर्ट्स में एक तेजी का ट्रेड गावा साहब की तरफ से आ रहा है। मानस आफ्टरनून, बताइए मंदी या तेजी। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं तो थोड़ा कॉशियस रहे तो बेहतर रहेगा। बिकवाली करने का ट्रेड है SBI लाइफ पे, जहां पर स्टॉक ने करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है।
तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। तो इसके फ्यूचर में एसबीआई लाइफ के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 1272 के प्राइस चल रहे हैं करंट लेवल्स पे, आप फ्यूचर में बिकवाली करिए। 1286 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं और 1240 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1260 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए उस ऑप्शन में और 32 रुपए की टारगेट सेट करिए 1260 के पुट ऑप्शन में। ओके, एसबीआई लाइफ आज यहाँ पर भी इस वक्त लॉन्ग पुट का यानी मंदी खेलने का व्यू है। 1260 की पुट ऑप्शन एट द रेट 2150 पे अलॉन्ग विद शॉर्ट फ्यूचर्स। याद रखिएगा एसबीआई लाइफ। एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब आएंगे, इसका 1265 पे ट्रेड करता हुआ और फर्स्ट टाइम पोस्ट मई 2023 इसने 100 EMA की ट्रेजेक्टरी को तोड़ा है। चार्ट वाकई खराब हुए हैं। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है मार्केट 2 बजे रिकवरी शुरू होती है, तो ये रिकवरी हमें अगर प्ले करनी है तो मुझे लगता है जहां पे स्ट्रेंथ है और वो है HUL। आई थिंक सुबह किसी गेस्ट ने दिया था, मुझे लगता है गाबा जी ने दिया था, तो मैं भी मानता हूं कि HUL में स्ट्रेंथ है और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी इसमें, क्योंकि सुबह से ये इसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन बन रहा है, मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होना चाहिए कम से कम 2540। 140 पॉइंट के लिए 2500 के ऊपर, 2500 के ऊपर जो कि फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज में होना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन HUL। स्टॉप लॉस रखे हम करीबन 2475 का और 2540 पहला टारगेट होगा और वो भी निकल जाए तो थोड़ा पोजीशन ले रखे 2580 तक। ओके, HUL। चलिए रुचित को भी जोड़ लेते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड होंगी आपकी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल एनबीएफसी स्पेस में से M&M फाइनेंस में शॉर्ट ट्रेड की सलाह है। सो आइडियली एक सपोर्ट लेवल कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ है, कैश मार्केट में भी वॉल्यूम्स हाई है, डेरिवेटिव्स में भी वहां पे शॉर्ट फॉर्मेशंस है। सो आई थिंक यहाँ पे अब पुल बैक मूव में अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा स्टॉक के, तो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। 298 के स्टॉप लॉस है, 273 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए M&M फाइनेंशियल पर एक राय, सेल साइड का ही ट्रेड है, बिकवाली करनी चाहिए। तो देखिए कुछ बिकवाली कुछ तेजी के आइडियाज हमारे जानकारों की ओर से आए हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा शेकआउट मार्केट में और मिड कैप्स की हालत और भी नासाज होती हुई 650 पॉइंट का नुकसान अब इस इंडेक्स में देखने को मिला है। आपकी अप्रोच क्या है इस तरह के बाजार में और आपने क्या स्टॉक चुना है? धन्यवाद हर्षदा आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अगस्त में यही स्तर थे, पूरा अगस्त हमने एक दायरे में बिताया था, 19,200 300 नीचे में, 19,500 600 ऊपर में। उम्मीद करके चलते हैं कि इस स्तर के आसपास थोड़ा बहुत बाजार संभले और 15 सितंबर से जो गिरावट शुरू हुई, मेरे ख्याल से जब हमने 20,200 का स्तर छुआ था, 18 सितंबर से माफ कीजिएगा, तो उसका हश्र ये हुआ कि आज हमने करीबन 19,350 के आसपास का एक निचला स्तर देखा है। तो शायद थोड़ा बहुत संभल सकता है और हमने काफी पहले रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। ये जो खबरें आई अमेरिका से उसको लेकर के तो गिरावट बढ़ी है, लेकिन प्रोग्राम के शुरुआत में अनुज भाई ने एक बैंक का जिक्र किया, एक्सिस बैंक। तो ये हमें काफी मौके वाला शेयर दिखाई दे रहा है और अगले हफ्ते 10 अक्टूबर से अर्शदा दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। हमें लग रहा है वित्तीय क्षेत्र के नतीजे, खास करके निजी और सरकारी बैंक कुछ एनबीएफसी मजबूत बेहतर आंकड़े लेके आ सकते हैं और जो एडवांसेस के भी आंकड़े आए हैं वो भी काफी सकारात्मक है। तो इस गिरते हुए बाजार में इस करेक्शन के चलते हुए मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक एक अच्छा विकल्प। ओके, एक्सिस बैंक आपको एक अच्छा विकल्प नजर आ रहा है, इसमें कोई राय नहीं कि आज भले ही स्टॉक 5% नीचे है, लेकिन ये अब तक के इस डाउनफॉल में जब निफ्टी बैंक ने 100 EMA की ट्रेजेक्टरी को नहीं तोड़ा था, जिसे कहते हैं ना, आज आखिरी हथौड़ा बैंक निफ्टी में लगा, फाइनली वो रेंज ब्रीच हो गई जो हमने अगस्त में भी ब्रीच नहीं की थी, तब इसने पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो था बैंक निफ्टी में यही था। एक बार बैंक निफ्टी को कमजोर करने वाले कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और देखते हैं। आज जहां HDFC बैंक ने कुछ सिक्योर करने की कोशिश की तो एक्सिस बैंक की गिरावट, और दूसरा था ICICI बैंक की गिरावट। ICICI बैंक ने बहुत ही कम समय में अपने 200 EMA की ट्रेजेक्टरी को छू लिया।
आपकी राय इस पर क्या है इस वक्त रुचित? 9:30 आज एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी 200 की ट्रैजेक्टरी को छू लिया। जो लोग पिछले कुछ सेशन से शॉर्ट थे इसमें आफ्टर ब्रीच ऑफ आई थिंक 100 EMA 950 के अराउंड, क्या उनको कवर करना चाहिए या फिर लगता है कि आपको जिस तरीके से इसने जैन में वॉलेट किया था 200 EMA उसकी टेंडेंसी बढ़ सकती है? मतलब वो चीज़ अभी बाकी है, वो पेन बाकी है अभी इस स्टॉक में। फिलहाल तो देखें तो मोमेंटम अभी भी स्टॉक का नेगेटिव साइड में है। काफी लंबे समय के बाद में आई थिंक ये स्टॉक ने लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर डेली चार्ट्स पे भी बना है। और अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल्स देखता हूँ तो जो पिछली पूरी तेजी थी स्टॉक में, जो 790 से 1000 रुपए तक की तेजी पोजिशनल चार्ट्स पे थी, उसके 38.2% रिट्रेसमेंट में 920 के आसपास। 9:30 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उस ऑडियो में। मानस, आप एनालाइज करेंगे आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये भी टॉप लूजर्स में और निफ्टी बैंक का बड़ा ड्रैगर है। जी, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक तो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज हमें उस कंसोलिडेशन के लोअर बैंड को ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए अब आखिरी होप है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 920 रुपए के आसपास है। अगर 920 के लेवल्स ब्रीच होंगे तब आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, तब आपको 890 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी नहीं करनी है, केवल 945 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 919 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर इस समय एक बाय कॉल। एस्कॉर्ट्स कुबोटा डे हाई पर 1 बज रहा है। एस्कॉर्ट्स का शेयर लेकर आइए। और इस गिरते बाजार में भी एक स्टॉक जो इस समय काफ़ी अच्छे मोमेंटम है वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एकदम डे हाई पर। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस में आज बाइंग है। अदानी एंटरप्राइजेस आज अभी डे हाई पर। और सुबह सुबह जो एक कॉल ली गई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, गाबा सर ने सुबह सुबह पिक किया था उसको, वो स्टॉक भी अब डे हाई पर 2500 क्रॉस करता हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर। गाबा सर, आपका टारगेट हिट हुआ, अब क्या करें यहाँ पर? हिंदुस्तान लीवर मैं कहूंगा, मुझे स्टॉक जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि ये यहाँ पर रिसिलियंस ऑन द डाउन साइड, टारगेट अचीव हो चुका, लेकिन मेरा टारगेट अब भी बढ़ा है 2525 अब भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस बना ना 2570 2580 ये बहुत ही बढ़िया बेस है। यहाँ पर एक लो बीटा स्टॉक है, स्लो चलता है, लेकिन सेफ्टी मार्जिन आया है, तो मैं से एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैलेंस कंटिन्यूड 2525 के लिए स्टॉप होगा उस समय 2490, ज्यादा नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में बनता है एचयूएल का। ओके, चलिए एचयूएल में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। कॉर्पोरेट स्कैन में आज अब हम बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर। कंपनी हैदराबाद में डिफेंस उपकरण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। इस पर कंपनी करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस प्लांट में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल का भी प्रोडक्शन होगा। क्या होगा इसका फ़ायदा समझने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर अदिलापल्ली कृष्णा साई कुमार। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो ये बताइए कि इस रैशनल क्या है इसका और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस यूनिट से? गुड आफ्टरनून। रैशनल की बात नहीं है। हमने पहले भी इसका अनाउंस किया था। हमने एक 2.5 एकड़ का लैंड एक्विजिशन किया है, तो उसमें ये नया प्लांट आने वाला है जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो प्रोडक्शन में जा रहे हैं, उसका एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लांट का रिक्वायरमेंट है। और कंपनी कुछ इंटरनेशनल कंपनी से भी बात कर रही है, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत कुछ इंडिया में प्रोडक्शन होने का एग्रीमेंट्स हाल ही में हम लोग साइन करने वाले हैं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए पर नेक्स्ट 4 to 5 years हमारा जो प्रोडक्शन रोल आउट प्लान रहेगा तरह तरह के प्रोडक्ट्स का, इसके लिए ये 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हम लोग ये नया प्लांट में लगा रहे हैं। तो शुरुआत आप 150 करोड़ के साथ कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लांट की अगर आप हमें अंदाजा दे सके क्या कैपेसिटी रहेगी और शुरुआत किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप करने वाले हैं प्रोडक्शन की? ये प्रोडक्ट बेस्ड प्लांट नहीं है। हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। हालांकि इतना बड़ा रोल आउट प्लान हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मली एक तरह के एक बार लाइन लगाने के बाद दूसरा आइटम का जो प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके लिए दूसरा लाइन खड़ा करने के लिए थोड़ा सेटअप का टाइम लगता है।
मल्टीपल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन साइमल्टेनियस होने के लिए लार्जर प्लांट और लार्जर टेस्ट फैसिलिटीज, जिसको एनवायरमेंटल टेस्ट फैसिलिटीज बोलते हैं, वो सब की जरूरत है। ये सब फैसिलिटीज जो है एक कॉमन फैसिलिटी के तहत हम लोग ये प्लांट कर रहे हैं। मिस्टर कुमार, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपका जो DRDO के साथ जो कॉपरेशन है वो किस स्टेज में है, और अभी अगले एक दो वर्ष के अंतराल में और वहाँ से कितना आपको टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ जो है उसका और आई थिंक कितना एडवांसमेंट होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे, जिसके तहत आपका जो वेपन डिजाइनिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा और आगे जाएगा? हालांकि सब मार्केट को मालूम है, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग LRUs बनाते हैं, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, जो सब सिस्टम होता है डिफरेंट वेपन्स में। एक्चुअली आगे जाकर के हम लोग कंप्लीट वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग अंडर वाटर माइंस कंप्लीट वेपन एज अ वेपन हम लोग डिजाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आगे जाकर के होने वाला है। ये जो नया प्लांट जो आ रहा है, ये हमारा कंपनी का जो ट्रांसिशन है, एक सिस्टम डिजाइन लेवल से कंप्लीट वेपन डिजाइन का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ट्रांसिशन होने वाला है। उसके तहत ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है। ये हम लोग अलॉन्ग विद DRDO पार्टिसिपेशन में ही कर रहे हैं। तो मैं फिर मिस्टर साई कुमार आपसे समझना चाहूंगी, अगर आप हमें अंदाजा दे सके कि डिफेंस का पोर्टफोलियो आपका इन द कमिंग फ्यू इयर्स कितना बड़ा होगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो या फिर सरकारी ऑर्डर्स के लिए, तो कितनी विजिबिलिटी है ग्रोथ की ऑन एन एवरेज आपके डिफेंस ऑर्डर बुक में? जैसे कि हमने पहले बताया, हमारा सहस्त्र 25 का मिशन है, जिसमें हम लोग 1000 करोड़ का टॉप लाइन करने का टारगेट हमने रखा है। हालांकि हम हमारा एफर्ट्स जारी है और हमारा पाइपलाइन भी है कि हम 1000 करोड़ मार्कअप रीच होने का, और ये जो फैसिलिटी जो है वो मार्कअप रीच होने के लिए मैक्सिमम हमें सपोर्ट करेगी। और आगे जाकर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जो वेपन प्रोग्राम्स है, जो प्रोडक्शन में जा रहे हैं। मोर देन 25-30 प्लस प्रोग्राम्स आर गोइंग इन अ मास स्केल प्रोडक्शन। तो 1000 प्लस करोड़ टॉप लाइन का जो कंसिस्टेंसी जो रहेगा फॉर नेक्स्ट 4-5 years वो रहेगा, एंड बाय 2030 वी शुड बी रीचिंग समथिंग लाइक अराउंड 4000 to 4500 करोड़ टॉप लाइन। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और 4000-5000 करोड़ तक का बिजनेस कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर साई कुमार हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस, एक बड़ी पहल यहाँ पर कंपनी की तरफ से होती हुई। इतना पोटेंशियल दिख रहा है डिफेंस ऑर्डर्स में कि कंपनी एक अलग सब्सिडरी तैयार कर रही है, एक अलग प्लांट बना रही है। उसमें स्टॉक आज एक अपर सर्किट पर है। कल परसों इनफैक्ट ये अपडेट आया था, कल तो थोड़ा सा शांत था, लेकिन इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। गौरांग, डिफेंस कंपनियों की हम खूब चर्चा करते हैं, लार्जली फोकस सरकारी कंपनियों पर रहता है, लेकिन इन निजी कंपनियों को जो ऑर्डर मिल रहे हैं हाल फिलहाल में कोलैबोरेशन में ही सही, और इस तरह की पहल अपोलो माइक्रो की, इस पर आपकी कोई कवरेज है? एस्ट्रा माइक्रो पर तो नहीं है, अपोलो माइक्रो पर नहीं की है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी जो एक जो अनुमान लगा कर चल रहे हैं हर्षदा, सरकारी कंपनियों को तो मेरे ख्याल से एक बड़ा मौका है ही, लेकिन निजी कंपनियों में जहां पर L&T, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां हैं, एस्ट्रा माइक्रो जैसी कंपनियां हैं, जो भारत में जो सिलसिला शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफेंस FDI, और एक जो करीबन 3 सूचियां रक्षा मंत्रालय से प्रतिबंधित निकली थी, आने वाले समय में और आएगी, जहां पर 900,000 से ज्यादा आइटम्स ऐड किए गए थे जो भारत में बनेंगे। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि ये सभी कंपनियों की, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, इन कंपनियों की ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेगी आगे, और ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए इनकी आमदनी और मुनाफे में भी बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। तो भारत फोर्ज, L&T, एस्ट्रा माइक्रो जैसी जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, वहां पर हमारी खरीदारी की राय है।
ओके जय, तो ये एस्ट्रा माइक्रो पे आपकी राय, ये डिफेंस स्टॉक्स पे अभी कुछ देर पहले बात भी हुई थी हमारी। अच्छा, एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, पिक कर लेते हैं जिन पे बात कर लेते हैं, और ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से कुछ देर में हम एनबीएफसी पे डिस्कशन शुरू करेंगे। एक बार जरा स्क्रीन पे टीसीएस लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे टीसीएस आएगा 3499 की ट्रेजेक्ट्री में, मतलब आज पुल बैक जनरेट करने वाले काउंटर्स में से एक जो रहा, आई मीन आईटी स्पेस में सेकंड हाफ में, उसमें से इन्फोसिस भी रहा, और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त इसकी ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई होप राजेश जी आपने इसको अभी अभी ग्रैब किया होगा। आई मीन ऑप्शन एक्टिविटीज में इसकी 3500 की कॉल की एक्टिविटी देखिए जरा एक बार, डे हाई पर आके ट्रेड करती हुई, और कल और आज के बीच में जो गैप परसिस्ट कर रहा है उसको अभी अभी ये फिल करने की कोशिश करता हुआ। सिर्फ क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से अगले 30 मिनटों के लिए कोई शॉर्ट कवरिंग स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ऑप्शन जिसको ट्रेड करना चाहें? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखना है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए 3535, 3535। ये इसका स्विंग ट्रेडिंग का एक रेजिस्टेंस है, बैरियर है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस होगा 3480 का। लेकिन जो ऑप्शंस का जो आपने जिक्र किया, मैंने भी यहाँ पे टीसीएस का 3500 का कॉल ऑप्शन लगाया हुआ है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो हम यही मानते हैं कि एक रिलीफ मिलना चाहिए। कहां तक? मेरे हिसाब से 110 का टारगेट होना चाहिए इस 3500 के कॉल ऑप्शन पे, तो बाय करे। स्टॉप लॉस भी छोटा ही होगा 70 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीसीएस पर व्यू 3500 का कॉल लेकर चले। वीकनेस बढ़ती हुई और अगले हफ्ते इनफैक्ट मिड वीक से तिमाही नतीजे भी आना शुरू होंगे। टीसीएस के साथ शुरुआत होगी, फिर इन्फोसिस अपने नतीजे अगले दिन 12 तारीख को देगा। लेकिन बैंक्स यही है आज की सबसे बड़ी दिक्कत। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 435 अंकों के नुकसान पर इस समय ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, और सभी दिग्गजों को ये कर रहा है ड्रैग, बारिंग एचडीएफसी बैंक। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की वजह अलग है। Q2 का जो अपडेट आया वो बेहतर था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक मर्ज्ड एंटिटी का जो स्थिति है वो काफी साफ दिख रही है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मैनेजमेंट रीजिक भी हुआ है। उसको पहले एड्रेस करते हैं, फिर जो नेगेटिव्स है उस पर यतिन को जोड़ेंगे। तो एचडीएफसी बैंक पर पहले हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या डिटेल निकल कर आया स्पेशली Q2 अपडेट में? Q2 अपडेट के केस में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है एचडीएफसी बैंक के केस में, क्योंकि ये मर्ज्ड एंटिटी के नए Q2 अपडेट आए हैं, और एक बड़े बेस के सामने बैंक ने अपने Q2 अपडेट दिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिपॉजिट ग्रोथ 5.5% बढ़कर करीब 21.73 लाख करोड़। दरअसल ये Q-on-Q है, YoY नहीं। YoY तो 50% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी आपको। इसके अलावा जो नंबर है वो 20.63 लाख करोड़ से बढ़ के 21.73 लाख करोड़ रुपए का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। ये डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर है। साइमल्टेनियसली अगर आप जो लोन ग्रोथ है वो 5.5% बढ़ी है Q-on-Q बेसिस पे, 17.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पे YoY बेसिस पे 23.32 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है, जो कि 22 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 23.32 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया सब्सटैंशियल जंप कंपनी के Q2 अपडेट्स के अंदर आया, और कंपनी ने मेंशन किया कासा रेशियो थोड़ा डिक्लाइन है। वो जानकार पहले ही मान के चल रहे थे कि वहाँ डिक्लाइन आएगा Q-on-Q YoY बेसिस पे, लेकिन अदरवाइज ये मर्जर के बाद बैंक का पहला Q2 अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर एक हाई बेस पे बैंक ने दिए भी हैं। कुछ जो फर्स्ट कट आए हैं CLSA के, जेफरीज के, उन्होंने भी मेंशन किए कि ये जो नंबर है ये बेटर साइड पर है। उसको देखकर टारगेट्स पे उन्होंने अभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो कल तक आते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट यहाँ पर आया है एचडीएफसी बैंक के संदर्भ में, वो है इनके बोर्ड के अंदर एक बड़ा रीजिक, जहां पर रिटेल सेगमेंट को मॉर्गेज और नॉन मॉर्गेज सेगमेंट के अंदर बांटा गया है। और जो मॉर्गेज सेगमेंट है उसमें जो रिटेल सेगमेंट के अंदर एक और फर्दर एक्सपेंशन करने को लेकर कामकाज किया जाएगा, जिसमें अरविंद कपिल साहब जो है वो मॉर्गेज सेगमेंट की कमान संभालेंगे, जिसके अंदर आता है जो बैंक का जो होम लोन बिजनेस है, प्लस मर्ज्ड एंटिटी का जो होम लोन बिजनेस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, एचडीएफसी लिमिटेड का जो सेल्स बिजनेस है, ये सब कारोबार इनके अंडर में आएगा। वहीं अरविंद वोहरा साहब को रिटेल एसेट्स की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके साथ साथ उनके पास जो बाकी कारोबार है उसमें स्मॉल बिजनेस, व्हीकल लोन सेगमेंट को भी उनको फर्दर दिया गया कि ये भी वो फर्दर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनको भी 2 सेगमेंट में बांटा गया है। नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट एक सेगमेंट होगा, वेस्ट और साउथ ये दूसरा सेगमेंट होगा। करीब 8,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 40% ब्रांच जो है वो पिछले 2 साल के अंदर ही शुरू होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक रीस्ट्रक्चरिंग और साथ साथ Q2 के अपडेट, ये 2 बढ़िया ट्रिगर बने, जिसके दम पे एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक आज इस फॉलिंग मार्केट में सपोर्ट कर रहा है कुछ हद तक।
बैंक की खासियत, और ये ना होता तो भारतीय बाजार और स्पेशली निफ्टी बैंक की हालत और भी बिगड़ी हुई रहती। इस पर पहले मैं एक टेक चेक लेना चाहती हूँ मानस साहब से। ये एक लोन रेंजर है आज का 1524 के आसपास 1% के गेन्स। ये जो मोमेंटम लौटा है, आज के संकेत क्या बन रहे हैं कंसिडरिंग ये एब्सोल्युटली अगेंस्ट द टाइड है? देखिए, एक साइन तो डेफिनेटली रिवर्सल का देखने को मिला है, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट पे एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 1520 का एक रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट पे स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि वेट करना बेहतर रहेगा जब तक कंफर्मेशन आपको चार्ट पे ना मिले। जब 1535 का स्तर ब्रीच होगा, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगेगा, तो वो कंफर्मेशन का साइन होगा। तो अभी भी वेट करेंगे, 1535 के ऊपर ही खरीदारी करनी है अग्रेसिव होके, क्योंकि उसके बाद आपको 1570 1575 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बट अगर लॉन्ग पोजीशन आज किसी ने बना ली है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 1504 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये फिलहाल आपके लिए एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर राहुल मलानी भी हमारे साथ हैं, लेकिन आज क्या कंसर्न्स मार्केट लार्जली हाईलाइट कर रहा है? यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए, आप मार्केट क्लियरली बहुत पैरानॉइड है बैंक्स में, जिस तरह की सेल ऑफ देखने को मिला है उसके चलते। बिल्कुल, और बैंक्स ही नहीं हर्षदा, हमने ये भी देखा है कि जो एनबीएफसीज हैं यहाँ भी जबरदस्त पिटाई हुई है, और ग्लोबली हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल्स हैं यहाँ बहुत बड़ा एफआई फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका में यानी यूएस मार्केट्स में जो मॉर्गेज रेट्स हैं वो 7% के पार चले गए हैं, और 7% का मतलब ये है कि 20 साल का सबसे बड़ा मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट अब यूएस में शुरू हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे डिफॉल्ट्स और बहुत सारी सर्विसिंग दिक्कतें आने की उम्मीद जो है वहाँ के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती ब्याज दरें हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, और क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पैसा है और क्योंकि कंसर्न्स हैं, तो सबसे ज़्यादा आउटफ्लो भी यही सेक्टर में से देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि आरबीआई का सवाल है, पॉलिसी है फ्राइडे को, और पॉलिसी के ठीक पहले हमने निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखा है, क्योंकि शायद जो बाजार का थिंकिंग है वो ये है कि शायद रेट्स तो होल्ड हो जाएंगे, लेकिन आरबीआई स्टांस चेंज कर सकती है, क्योंकि ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक्स पे प्रेशर है ब्याज दरें बढ़ाने का, उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं आरबीआई को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो इजी मनी फ्लो था, और कहीं ना कहीं जो एनबीएफसीज में जो रैली थी, वहाँ आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। एनबीएफसी जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, ये पिछले 6-12 महीनों में दुगने हो चुके हैं, 50% 60% से ज़्यादा चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कट्स इन्हीं सब शेयर्स में आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, एम&एम हो, मन्नापुरम हो, एल&टी फाइनेंस हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यानी श्रीराम फाइनेंस हो। इन सभी स्टॉक्स में आपको 4 से 5% की करेक्शन देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूएशन था, लेकिन कैचअप के बाद अब आपको थोड़ा बहुत सेल ऑफ इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जहां रैली ज़्यादा हुई है वहां देखने को मिल रहा है, और बैंक्स में भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया और ये सब जानकारी सामने रखने के लिए। और हर्षदा, बैंक्स और एनबीएफसीज की रैली शुरू हुई थी करीब 3 या 4 महीने पहले, जब वो आरबीआई ने, तब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट हाइक आएगा, और जब वो पॉज किया था और वो अहेड ऑफ द कर्व टाइप का एक पॉज था, उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी बैंक्स और एनबीएफसीज में। अब क्लियरली मार्केट को शायद ये लगने लगा है कि वो रैली ऑलरेडी काफ़ी प्ले आउट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ से वापस एक रिस्क बन रहा है एक सिस्टम में रेट्स को लेकर, और इस बार की पॉलिसी तो ये माना जा रहा है कि शायद पिछली पॉलिसी से भी ज़्यादा हॉकिश होगी। पॉज भले ही आ जाए, लेकिन हॉकिश पॉज ये पॉसिबल है, और प्लस ये शेयर्स काफ़ी चल चुके हैं, काफ़ी दौड़ चुके हैं, इसके लिए अब यहाँ पर शायद रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवर में है नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर पूरी बातचीत के लिए अब हमारे साथ एक एनालिस्ट को जोड़ लेते हैं। शेर खान से राहुल मलानी जुड़ गए हमारे साथ। राहुल, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक अपना व्यू दीजिए एचडीएफसी बैंक पर, जिसके हम अभी कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे। आपको कैसे लगे बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर, और क्या व्यू है इस समय इस बड़े दिग्गज को लेकर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। ओवरऑल नंबर्स जो बिजनेस अपडेट में एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किए लोन ग्रोथ और डिपॉजिट्स पे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट अगर हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखें वो बहुत हायर साइड पे है कंपेयर टू द इंडस्ट्री लेवल, तो वो लोन ग्रोथ को लो मिड टीन्स में रखेंगे ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो जो एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट की, जो 15-16% हाई मिड टीन्स की ग्रोथ की, वो नहीं आती हुई दिखेगी। जो अभी अगर नेट एडवांसेस ग्रोथ देखें एचडीएफसी बैंक ने अभी अगर दोनों का
HDFC लिमिटेड का मिला है और HDFC बैंक का मिला है, और उसमें नॉन इंडिविजुअल लोन्स बुक भी मिला है HDFC लिमिटेड की। ऑलमोस्ट वो 12-13% के आसपास लोन ग्रोथ बैठती है हम लोगों के एस्टिमेट के हिसाब से। तो यहाँ से लाइबिलिटी साइड ट्रांजिशन एक इम्पॉर्टेंट होगा, तो हमको लगता है कि स्टॉक इज लाइकली टू कंसोलिडेट इन नेक्स्ट 6 to 12 months। कि ये बात हुई HDFC बैंक की, लेकिन राहुल इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है कि इज द टाइड टर्निंग अगेन बैंकों के लिए, जो हायर एक्सपोजर अक्रॉस द बोर्ड मार्केट ने लिया हुआ है बैंक्स NBFCs में, सबसे बड़ी चिंता आपके लिहाज से क्या होगी अगर यहाँ से स्थिति और बिगड़ती है? 6 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी और हमारा ये व्यू है कि ये एक रेट पॉज आएगा प्लस, बट एक हॉकिश कमेंट्री एक्सपेक्टेड है। यहाँ से हमको लगता है कि अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एक रेट हाइक बनता है 2023 में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा ये पैनिक प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर स्टॉक इतने यानी लास्ट 6 months में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो दे हैव बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिया है। बट अगर आप आउटलुक की ओवरऑल आउटलुक की बात करेंगे तो अभी भी मुझे लगता है कि ओवर नियर टर्म विजिबिलिटी अर्निंग्स की अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूशंस करेक्ट होते हैं तो हम उसमें रिकमेंड करेंगे स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। ओके, मैं आप कौन कौन से स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे ऐड करने के लिए पूछूंगा, लेकिन राहुल मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ विद इन NBFCs। अब देखिए हुआ क्या, पोस्ट कोविड जो पूरी रिटेल लैंडिंग थी जिसमें ग्रोथ थी, उसमें भी अनसिक्योर्ड काफ़ी लोन जो थे वो काफ़ी ग्रो कर गए थे। और लास्ट जो लगभग 7 महीने की साइकिल रही है रेट हाइक की, उससे थोड़ा सा NPS बढ़ने की जो गुंजाइश बढ़ गई है विद इन द HFC बास्केट। भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ वो दिक्कत है नहीं, गोल्ड फाइनेंस कंपनी के साथ वो दिक्कत है नहीं। तो आप कौन कौन सी NBFCs पे थोड़ा सा मानते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में NPS बढ़ने का रिस्क है, किसको आप अवॉइड करेंगे और आपकी प्रेफर्ड पिक लिस्ट में क्या है इस वक्त? सर आपका कहना ठीक है। जो इंडस्ट्री डेटा जो सिबिल ने दिया है उसमें देखा गया है कि जो भी टिकट साइज पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन्स की टिकट साइज अगर 50,000 से कम है उसमें थोड़ा NPL थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा है। बट अगर आप लास्ट आयर NBFCs देखेंगे जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, चोला फाइनेंस हुआ, ये लोग पर्सनल लोन्स कर रहे हैं, इनका टिकट साइज बहुत रिलेटिवली हायर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम लास्ट आयर NBFCs में आएगी। ये प्रॉब्लम आ सकती है जो नए फिनटेक प्लेयर्स है, जैसे आप बात करें पेटीएम और एनसो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा एक स्पाइक NPLs। भी आपकी प्रेफर्ड NBFCs कौन कौन सी जिनको पिक कर रहे हो, या फिर आपका पूरे NBFCs में और बैंक्स में पिकिंग ऑर्डर क्या है? बैंक्स में हम लोग अभी करंटली मिड टायर प्राइवेट बैंक्स पे बेट कर रहे हैं। फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक टॉप पिक है, क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक्स में अगर देखा जाए तो रीरेटिंग का स्कोप नहीं है। बट मिड टायर प्राइवेट बैंक्स में अभी भी दोनों में हमको लगता है कि एक रीरेटिंग का स्कोप है, क्योंकि जो ROEs जो जनरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूशन है बहुत सस्ता है। और अगर हम PSU बैंक में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, PNB एंड SBI पे हम बुलिश है। NBFCs में बात करें तो चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस, L&T फाइनेंस हमारे पिक है। राहुल, PSU बैंकों में आपने ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स मेंशन किए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या ये जो आउट परफॉर्मेंस सरकारी बैंकों की रही है वर्सेस निजी बैंक, वो गैप बना रहेगा क्या? अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस ओवरऑल आउटलुक देखेंगे तो आउटलुक अभी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लोअर टायर हम लोगों का मानना है कि लास्ट टायर PSU बैंक से कंपैरेटिवली लोअर टायर PSU बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे रिमेनिंग FY24 में, क्योंकि उनका जो रिटर्न रेशियोज था वो इनफैक्ट आप FY23 में भी उठा के देंगे तो सबड्यूट था, क्योंकि उनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5% 2% के आसपास था। तो अब लगता है कि जो उनका जो बैड बुक है, जो बैक बुक क्लीन अप बचा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल वो रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के आसपास बताएंगे तो उससे एक रीरेटिंग बनती है। ओके राहुल, PSU बैंक्स में। शुक्रिया राहुल बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बात हो रही थी बैंकों की, लेकिन इस बीच आप IT शेयर्स देखिए ज़रा एक बार, पहले तो लेकर आइए वो निफ्टी IT इंडेक्स इंट्राडे में। ये देखिएगा शार्प रैली आई और अभी अभी वीरो ने एक शानदार ट्रेड पे की थी TCS पर। वो TCS का प्राइस देखिए अब इस समय एकदम डे हाई पर TCS
और ये देखिए ये शानदार मूव TCS में इस समय, और उसके अलावा HCL टेक, इन्फोसिस, ये भी दोनों स्टॉक्स एकदम से डे हाई पर आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हर्षदा, क्योंकि एक तरफ आपका बैंक्स अभी भी वीक बने हुए हैं, लेकिन IT में बहुत शानदार एकदम से पिकअप आए। और आई थिंक वीरो सही टाइम पे स्पॉट किया था आपने वो जो मूव आ रहा था TCS में, और अब इन्फोसिस भी उसमें जुड़ रहा है। अच्छे मूव एटलीस्ट। और इसको निफ्टी की भी हेल्प की है, अब निफ्टी की भी हेल्प की है उस लेवल को प्रोटेक्ट करने में। इनफैक्ट एक बार निफ्टी देखिए अब इंट्राडे, और अच्छी रिकवरी यहाँ पर। पूरी की पूरी कहानी पिछले 15 मिनट की निफ्टी IT। बिल्कुल, निफ्टी IT में अच्छा पुल बैक है। राजेश जी, आपसे बात हो ही रही थी कि अगर सिर्फ क्लोजिंग में एक स्विंग खेलना है तो TCS की 3500 की कॉल पे व्यू क्या रहेगा? वो कॉल अभी करीब 82 की 93 हो गई। चलने दे इसको, अभी 98-100 का टारगेट रख ले। करना 110 थोड़ा ज्यादा लगता है। वीरेन जी, एक सिंपल फंडा है, प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा इधर उधर हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आधे घंटे में एक अच्छा मूव मिला है, तो आई थिंक प्रॉफिट लेना भी ठीक स्ट्रेटेजी रहेगी। इनफैक्ट चंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, निफ्टी IT पर आपको कोई इंट्राडे ट्रेड दिख रहा है क्या, या फिर कोई एक खास स्टॉक जहां पर एक पोजीशन ली जा सकती है? कंसिडरिंग रिवर्सल के साइंस थोड़े से बने हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी IT में ट्रेड लिया जा सकता है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लॉजिक बता रहा हूं कि निफ्टी IT पिछले लगभग 80 दिनों में कभी भी ढंग से 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है, और आज का जो दिन है उसमें एग्जैक्ट 50 डे के आसपास गया है और वहां से टर्न लिया है। निफ्टी IT अपने डेली चार्ट में एक पिन बार काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, यानी ओपनिंग के बाद गिरा और वापस ओपनिंग के लेवल पे आ गया, और पिछले लगभग 7-8 दिनों का जो लोअर राइज है वो आज निगेशन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से IT काउंटर्स में रिकवरी होने वाली है। और ग्लोबल मार्केट की बात करें, नेस्डेक में रिकवरी आ गई तो निफ्टी IT में वापस मूव स्टार्ट हो जाएगा पिछले 2 वीक की बिकवाली के बाद, तो कहीं ना कहीं IT पे वापस दबदबा लग रहा है। और ओवरऑल आप देखोगे तो सिलेक्टिव काउंटर यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। मैं यहाँ पे एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह दूंगा। काउंटर पहले से स्ट्रेंथ बनाए हुए, इसका बॉटम कल के दिन ऑलरेडी बन चुका है कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रहा है। मॉर्निंग स्टार जैसे प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। 2420 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 2385 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2510 तक का टारगेट एम्फेसिस बनाना चाहिए। तो IT काउंटर पॉजिटिव व्यू है, चाहे TCS की बात करें, इन्फोसिस या HCL टेक की बात करें, सब में रिकवरी है। बट मैं यहाँ पे एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह दूंगा कि डाउन साइड भी लिमिटेड है, सेफ्टी है, और पूरे सेक्टर के साथ ये परफॉर्म भी करता हुआ नजर आएगा। ओके, बिल्कुल। सभी स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी इस समय आ रही है IT स्टॉक्स में, और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं इस रिकवरी के। TCS में तो खैर ऑलरेडी रिकवरी है काफ़ी, इन्फोसिस में अच्छी रिकवरी। टेक महिंद्रा पर भी ध्यान रखिए, ये पिछले 3-4 दिन में इसकी काफ़ी पिटाई हुई है स्टॉक की, और ये भी अब ग्रीन में नहीं, अभी तो खैर 1% नीचे है, लेकिन अगर ग्रीन में आया तो यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। तो हो रही है शॉर्ट कवरिंग इस समय IT में, और एटलीस्ट एक सेक्टर है जो मार्केट की थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए। देखिए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए ग्रैनुअल्स पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए मार्केट में चाहे जितनी वीकनेस हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी पिछले अगर 10-12 सेशन में देखिए तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं देखने को मिली। हर गिरावट पे खरीदारी दिख रही है, और आई थिंक ग्रैनुअल्स तैयार है अब यहाँ से 20 रुपए के अपमूव के लिए। तो ग्रैनुअल्स के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 360 वाला कॉल ऑप्शन 12.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 360 का कॉल ऑप्शन, 9 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 20 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आपको सेट करना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ग्रैन्यूल्स पर एक बाय कॉल, 360 का कॉल लेने की सलाह। 12.50 पर है, 20 तक का टारगेट रहेगा। राजेश जी बताइए, आपका FNO का सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नजर रखें आप IRCTC पे। आई थिंक यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन था दिन का, दैट सीम्स ओवर टू मी एज फार एज द आर्ली चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट इज कंसर्न। 700 का स्टॉप लॉस रखे, 706 के ऊपर का बाय है, और स्विंग ट्रेडिंग का जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 721 का। तो IRCTC इज अ बाय। ओके, IRCTC बाय आपका 708 पे। ये है FNO सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं रुचित जी के साथ। रुचित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल, डीमार्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी चार्ट के चमत्कार में। सो आइडियली प्रीवियस स्विंग है, आज ये स्टॉक ने क्रॉस किया है, और आज के वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज ये स्टॉक में वॉल्यूम्स हो रहे हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट है। यूजुअली इतने बड़े कंसोलिडेशन फेज में जब ऐसे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छे ट्रेंडेड फेज होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है।
तो करंट लेवल्स पे ही डीमार्ट में खरीदारी करें, 3800 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 4050 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, आपका स्टॉक क्या होगा मिड कैप फंडा के लिए? एक स्टॉक जो मेरे ख्याल से ऐसे बाजार में भी अपने आप को संभाले हुआ है वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी महानगर गैस लिमिटेड। और अगर मेरा अनुमान सही है तो आज ही इसने कुछ सर्वोच्च स्तर बनाया, करीबन 1150 के आसपास का। यहाँ पर हमने जो अब तक हमने नतीजे देखे और दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत जल्द देखेंगे अनुज, फिलहाल तो करीबन 1250-1300 तक के लक्ष्य हमें दिख रहे हैं, लेकिन अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ओके, तो ये है MGL पर एक फंडा कॉल गौरांग की तरफ से। कल ही वो अपडेट आ रहा था कि उन्होंने कुछ गैस की कीमतों में कटौती की और होपफुली उसका फायदा इनके वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा। चलिए मैं सारे ट्रेड्स फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। मानस ने कहा ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये बाय साइड का ट्रेड है, 360 का कॉल लेना है, 12.65 पर है, 20 का इनका टारगेट है, स्टॉप लॉस 9 रुपए। फिर आया ट्रेड राजेश सातपुते का, IRCTC 721 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, तेजी की इन्होंने पकड़ी है, 700 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अगर आप तेजी कर भी रहे हैं। रुचित ने भी जो ट्रेड लिया है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का, 4% ऊपर वैसे काउंटर, 4050 का टारगेट और 3800 का स्टॉप लॉस लगाना बेस्ट है। और महानगर गैस पर है बुलिश, इस समय गौरांग 1121 पर है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स, सारे तेजी वाले ही ट्रेड्स हैं माइंड यू इस गिरते बाजार में। चलिए इस बीच थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं और ईवी बैटरी पार्ट्स की बात करते हैं। ईवी बैटरी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सरकार एक एडवांस बैटरी PLI स्कीम में ईवी बैटरी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रोहन हमारे साथ है। रोहन बताइए, क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? जी, जो एडवांस बैटरी है उसके लिए सरकार की जो PLI स्कीम है वो ऑलरेडी है, लेकिन जो बड़ा एरिया है वो है बैटरी कंपोनेंट्स का, जिसमें कि कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर जो है, इस तरह के की कंपोनेंट है जो किसी भी एडवांस बैटरी को बनाने में जरूरी है। और भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है या नहीं के बराबर है, और अधिकतर जो है हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसीज पे काफी ज्यादा है। तो इनको या तो एडवांस जो PLI स्कीम है ACC उसमें शामिल कर सकती है सरकार, या फिर उसके लिए एक जो है अलग स्कीम ही ला सकती है, और ये अगले 1-2 महीने में हम इसमें काम होता हुआ देखेंगे। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है इसका प्रपोजल बना रही है, और जो कोशिश है कि जो अगला 20 गीगावाट का एक PLI स्कीम आने जा रही है उसमें इसको या तो शामिल किया जा सकता है या इसके लिए एक अलग स्कीम बनाई जा सकती है। जैसा हमने देखा था कि ऑटो के साथ ऑटो कंपोनेंट्स की स्कीम आई थी, ठीक उसी तर्ज पे जो एडवांस बैटरी है उसके लिए एक एडवांस बैटरी कंपोनेंट्स की जो PLI स्कीम है वो भी आ सकती है, और इससे उन तमाम कंपनियों को फायदा होगा जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल लगी हुई हैं। ओके, तो बैटरी स्टॉक्स पे आपकी एक नजर एक बार लेके आइए। बैटरी स्टॉक्स पे अगर आप देखिए एक बार रिव्यू लेते हैं आपके स्क्रीन पे, प्लीज एक बार एक्साइड लेके आइएगा, एक्साइड, और साथ ही साथ हमारा जब बैटरीज को लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। डे हाई तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से करीब 255 से लेकर ट्रेड करता हुआ 257 पे यहाँ पे इस वक्त एक्साइड। और एक बार स्क्रीन पे हमारा जब बैटरीज भी रखिएगा, हमारा जब बैटरीज आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक बार टेक्निकल आउटलुक लेते हैं इस पे, 649 पे हमारा जब बैटरीज ट्रेड कर रहा है। हमारा जब बैटरीज ज़्यादा एक क्लीन चार्ट है, एक्साइड अगर आप देखें तो शायद चल चुका है एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद 256.95 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार एक राय देंगे यहाँ पर राजेश सतपुते जी, 649.75 पे हमारा बैटरीज पर आपका व्यू? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक क्लीन चार्ट है। ये चार्ट पे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ से पे एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए बेस बन चुका है। अगर आप चार्ट देखें तो 640 और 630 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है जहाँ पे आपको बाय करना है। लेकिन अगर आपने बाय नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 625 का, सामने इसका पहला पड़ाव होगा 670। अगर वो निकल जाए फिर मुझे लगता है 700 तक की रैली पोजिशनली अमर राजा में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट बाय है। गौरांग आपका व्यू हमारा जब बैटरीज पे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भाई हमारा जब बैटरीज अच्छा है। एक्साइड अपना इस साल का मतलब
मैं कह सकता हूं कि मई 2022 से जो इसका स्विंग शुरू हुआ था 140 से ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से आपको बेटर क्या लग रहा है स्पेस में? वीरेंद्र, खरीदारी की राय तो दोनों पर है, एक साइड इंडस्ट्रीज और हमारा राजा बैटरी, लेकिन आपका जो अनुमान है वो भी काफी सही है, क्योंकि हमारा राजा बैटरी में हमने काफी लंबे समय से एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है हमारा राजा बैटरी एक बेहतर विकल्प है। आप देखें तो ये बेटर परिस्थिति में था। मीनवाइल बहुत सारे देखिए ट्रेड्स बहुत कम थे, इसमें कोई राय नहीं, इस क्लोजिंग में बहुत कम ट्रेड्स है। और वो टीसीएस का ट्रेड आके चला गया, जैसे कि मैंने कहा था कि 98 पे बुक कर लीजिए, ऑलमोस्ट 98 और करीब करीब 100 का हाई लगा के आया। बट आज मतलब निफ्टी आईटी ने जो किया अब तक पिछले लगभग 20 मिनटों में 25 मिनटों में, वो एक अच्छा पुल बैक था। कम से कम हमने कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लिया। अनुज, अब यूएस में क्या हो रहा है उस इंडिकेटर्स पे और उन सभी डेवलपमेंट्स पे हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, काफ़ी बार कर चुके हैं, बट निफ्टी आईटी के इस मैसेज को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। प्लस निफ्टी आईटी का ये प्लेसमेंट मतलब जो नियरेस्ट हाई है वहाँ से लगभग 1200-1300 पॉइंट नीचे और क्लोजर टू अर्निंग्स, ये लेवल कैसे हैं? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से लॉन्ग साइड पे कितना होल्ड करते हैं और शॉर्ट साइड पे? बिल्कुल वीरू, और आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब निफ्टी आईटी का लो, वो भी मेरे ख्याल से एक टेक्निकल्स में फेवर में गया। देखिए, मैं जो सुबह एक चीज़ कह रहा था वो अब दोबारा कहूँगा, लॉजिकली निफ्टी आईटी नहीं चलना चाहिए इस समय, क्योंकि अगर मार्केट का एक बहुत बड़ा जो प्रेशर पॉइंट है वही यूएस इंटरेस्ट रेट्स को लेकर है, तो बहुत ज़्यादा चलने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए आपको इन लेवल से आईटी पर। क्या मार्केट ये मान के चल रहा है कि अर्निंग सीजन उतना ख़राब नहीं होगा जितना मार्केट पहले से फेयर करके चल रहा था? ये भी एक मेरे ख्याल से अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मुझे लग रहा है आज के जो पुल बैक आया है ना, ये थोड़ा सा एक रोटेशनल प्ले है। काफ़ी दिनों से सेलिंग हो रही थी आईटी में, 3-4 दिन से। आज बैंक्स काफ़ी वीक थे, आज हो सकता है कि थोड़ा सा उसकी वजह से रोटेशनल प्ले हो, प्लस टेक्निकली क्योंकि हम 50 डे मार्क के इतने करीब थे और ओवरऑल इंडेक्स स्ट्रांग रहा है, इसके लिए थोड़ी बाइंग आई हो। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ, लॉजिकली रैली समझ में नहीं आ रही निफ्टी आईटी में क्यों हुई आज की, लेकिन रैली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोअर लेवल से एक इंडेक्स जिसने शानदार पुल बैक दिया वो आईटी है और इसको टीसीएस ने लीड किया। अच्छा, टीसीएस का समझ में आता है क्योंकि टीसीएस एक स्टॉक है जो लगातार अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करीब रहा है। टीसीएस में इवन ऑन डेज जहाँ पे बाकी आईटी वीक रहा है, टीसीएस वीक नहीं रहा है। तो टीसीएस की स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से एक अलग है, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर की स्ट्रेंथ थोड़ा सा इस समय एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है मेरे लिए। इनफैक्ट एक चीज़ जो आपको स्क्रीन पर रखनी चाहिए वो है निफ्टी का ट्रेड स्पीच, क्योंकि वहां पर भी एक रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी डेफिनेटली एक लीडर ऑफ द पैक है रिकवरी के लिहाज से, लेकिन निफ्टी अब आपके सामने 19,419 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ, और ध्यान रहे थोड़ा सा और जोर लगेगा 35 पॉइंट का अगर और मार्केट बढ़ जाए तो हम दरअसल डे हाई पर पहुंचेंगे। तो निफ्टी आईटी तो तेजी में है ही, निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रिकवरी। निफ्टी बैंक भी करीब डे लो से 75 पॉइंट, लेकिन निफ्टी बैंक को रिकवर करने में समय लग सकता है। निफ्टी में थोड़ा सा स्विंग तेजी की तरफ आता हुआ जरूर दिखाई दिया, भले ही हम अब भी 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हों। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग करेंगे। कुछ ऐसे ट्रेड्स है जहां पर निचले लेवल से बियॉन्ड आईटी रिकवरी देखने को मिली है, और आगे कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय को भी जोड़ेंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। निफ्टी में, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी अंडर प्रेशर और मिड कैप्स में अभी भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर, 1.5% इंडेक्स नीचे और 1:3 का एडवांस डिक्लाइन। बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय। दीपक, गुड आफ्टरनून। शुरुआत पहले करते हैं आईटी स्टॉक से। आज शानदार रिकवरी यहाँ लोअर लेवल से, एक थोड़ा सा रीजनिंग क्या हो सकती है इसमें, क्योंकि टेक्निकली रीजन नहीं है आईटी कंपनीज के चलने का। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स हाई हैं, रिसेशन का खतरा है, अर्निंग सीजन अभी शुरू होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टॉक्स नहीं कर रहे हैं। आपका क्या व्यू होगा आईटी में इस समय? आपको बधाई, कंग्रेचुलेशंस आपके यू फिनिश 1 ईयर विद थैंक यू दीपक। ऑल्सो ये आईटी कंपनीज में, अच्छा आप जैसे कह रहे हो, बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ये कोई फंडामेंटल ड्रिवन न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब बाकी मार्केट मिड कैप आई थिंक उसकी वजह से ये जो डिफेंसिव्स हैं, जैसे आईटी अब डिफेंसिव हो गया है, अब उसकी वजह से आई थिंक आईटी में थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर डिमांड है।
कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। इसलिए मुझे ये लग रहा है उसी वजह से होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो उनके जो कोर बिजनेस एरियाज हैं, यूरोप है या फिर यूएस होगा, उन सब में अभी तकलीफ ही हो रही है अक्रॉस द बोर्ड। चाहे आप इंटरेस्ट रेट्स देख लो, चाहे आप उनके जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको भी देख लो, या फिर उनके जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी तक ये नहीं आया है कि कब उनकी रिकवरी स्टार्ट होगी। तो आई थिंक कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, बस ऐसे हो सकता है कि बाकी जब मार्केट गिर रहा होगा, दिस इज मोर लाइक अ डिफेंसिव प्ले। ओके, थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले बनता हुआ, लेकिन लार्जली ये जो कंसर्न आज भारतीय बाजार पर हावी पड़ा है, ग्लोबल मार्केट्स में जो क्रैक देखने को मिले हैं दीपक, उसके चलते ये क्या आपको लग रहा है सिलसिला कुछ लंबा खिंचता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हर रोज बातचीत हो रही है कैसे बॉन्ड यील्ड्स बस बढ़ती और बढ़ती ही जा रही हैं। ये कितना बड़ा नेगेटिव रह सकता है ग्लोबल मार्केट्स पर के लिए? एक्चुअली ये नेगेटिव ऑलरेडी हो जाना चाहिए था हर्षदा। अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि जब यूएस में इतने कम रेट्स थे और एक साल में नियरली डबल और 5% दे हैव इंक्रीज्ड इन 1 ईयर। ये कभी हमने लाइक 1980 से पहले शायद देखा होगा, उससे वो भी स्लो मूविंग था। अब ये एक साल में जब 0% से 5+% हो गया और आपके होम लोन के रेट्स जो 2.5-3% के हुआ करते थे अब 7% पे यूएस में मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी तक इम्पैक्ट आ जाना आएगा जब सडनली आएगा। और काफी स्लो डाउन में आई मीन यूजुअली कुछ कंपनीज अफेक्ट होती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। इट विल बी अ कंप्रेस्ड रिएक्शन, और उसके बाद अगर जो कुछ होना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिएक्शंस, इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक रिएक्शंस, ये सब आएंगे। और उसके बाद हमें फिर सर्वाइवर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज यूएस में एटलीस्ट दे विल शट डाउन। इंडिया में भी थोड़ी सी कंपनीज हैं जो शट डाउन होंगी, शायद वो लिस्टेड में नहीं होंगी लेकिन अनलिस्टेड में जरूर होंगी, लेकिन उसके बाद से रिकवरी स्टार्ट होगा। अभी तक वो एक तरह से मतलब जो कुछ होना चाहिए था अभी तक वो नहीं हुआ है, तो शायद एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हो जाएगा। मुझे उसका ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम कंप्रेस्ड होगा। हमें बस सब्र रखना चाहिए बस। ओके दीपक जी, अभी थोड़ा सा यूएस मार्केट या फिर रेट सेंसिटिव से हट के अगर कुछ और स्पेसेस से बात करें जहां पे थोड़ी हलचल बढ़ी है पिछले कुछ सेशंस में, लेट्स टॉक अबाउट आईजीएल एमजीएल। एमजीएल ने एक प्राइस कट लिया, 2 दिन से काफी स्टॉक में मूव भी आया है। आपका व्यू अभी इन गैस यूटिलिटीज पे क्या है, इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन स्टॉक्स को, आईजीएल एमजीएल पे व्यू? हाँ, ये हमारे पास तो है नहीं अभी, तो अभी इनके स्पेसिफिक स्टॉक्स में इनमें मुझे ये लगता है कि रेगुलेटरी ओवरलोड बहुत ज्यादा है, तो मुझे समझ नहीं आता है इस पे उतना ज्यादा, इसलिए कि क्योंकि कोई भी कहीं से ऑर्डर आ जाता है कि आप इस प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, तो सारे स्टॉक्स इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। और उसमें पास्ट कुछ जगह उनकी मोनोपोली होते हैं और रेगुलेटर फिर कह देता है कि हम आपको मोनोपोली नहीं रखने देंगे, इनको मोनोपोली हटाने को बोल देंगे। तो ये न्यूज आगे भी आ सकता है कभी भी, और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं काफी डिपेंडेंट है आपके मोनोपोली या फिर आपकी प्राइसिंग पर। तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है अभी इस स्पेस में, मोर टेक्निकल प्ले पे हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, रिलायंस पर न्यूज़ आई है। रिलायंस ब्रांड्स ने एग्रीमेंट साइन किया है सुपर ड्राई का इंडियन टेरिटरी का बिजनेस का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने के लिए। आज सुबह थी न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ खबर, लेकिन वो शायद पार्टनरशिप को लेकर थी। यहाँ पर शायद इंडियन टेरिटरी का एक्विजिशन ही कर लिया गया। तो ये एक न्यूज़ इस समय। दीपक, इस समय जो स्टॉक सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है वो है HDFC बैंक, एक ऐसा स्टॉक जिसने निवेशकों को लगातार 20 साल से इतना पैसा कमा कर दिया। वो इस समय क्लियरली रफ पैच से जा रहा है, लेकिन आप क्या व्यू रखेंगे अब इसके ऊपर? एक हिस्टोरिकल एविडेंस लेकर इसमें फेथ बनाए रखें या समय आ गया है यहाँ से निकलने का? वैसे हमारे पास थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन HDFC बैंक में ये है कि अभी मर्जर हुआ है और उस मर्जर के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आया है अभी। इनफैक्ट राइट नाउ दे हैव अनाउंस सम रिजल्ट, मतलब इस क्वार्टर के नंबर्स, लेकिन हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए कि जब वो रिजल्ट एक्चुअली अनाउंस करे
तब हमें पता चलेगा दो चीजें, एक तो मार्जिन में अगर कोई कंप्रेशन आई है उस कितना कंप्रेशन होगा, क्योंकि कंप्रेशन तो होगा हमें पता है, पर कितना कंप्रेशन एक्चुअली होगा। सेकेंडली जो उनके एनपीएज हैं जो एचडीएफसी से उन्होंने इनहेरिट करे हैं, वो एनपीएस किस तरह के होंगे और कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि एचडीएफसी अपने एनपीए नॉर्म्स उनके अलग थे, बैंक्स के एनपीए नॉर्म्स अलग होते हैं। तो ये दोनों चीजें उन्होंने अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में पहले कुछ दिया था, लेकिन वो फाइनल नहीं था। अभी वो मतलब जब आएगा एक्चुअली रिजल्ट तब नजर आएगा हमें। तो हमें एक्चुअली इस रिजल्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। हमने भी यही डिसाइड किया है कि हमें स्टोरी तो अच्छी लगती है, लॉन्ग टाइम उन्होंने काफी अच्छा किया इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ने, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी नेक्स्ट 2-3 इयर्स। और जैसे इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, इंटीग्रेशन के जो चैलेंजेस हैं, आपने एक एरिया में दो लोगों को सेम सीनियरिटी पे अगर मर्ज किया है तो कुछ लोग तो जरूर मतलब बैंक छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का एट्रिशन और जो चैलेंजेस हैं, ये आई थिंक 1-2 साल लगेंगे इसको पार करने में। तो कोई हरी नहीं है खरीदने की। नंबर्स और कमेंट्री पे थोड़ा सा डिपेंडेंट होगा हमारा डिसीजन कि अब लें या थोड़ी देर बाद। लेकिन स्टॉक इज अ वंडरफुल स्टॉक टू ओन, बट आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड बिकॉज़ वी हैव अ स्मॉल क्वांटिटी। दीपक, कंसिडरिंग यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगा एचडीएफसी बैंक, क्या एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक में फिर और डबल डाउन करेंगे आप जैसे निवेशक? क्या वहां पर ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years? हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है। इनफैक्ट हमने वी मूव टू आईसीआईसीआई बैंक लास्ट ईयर, एक्चुअली ईयर एंड हाफ अगो, इसलिए कि हमें पता था कि चैलेंजेस होंगी एचडीएफसी में और हमें लार्ज बैंक्स में ही कंसंट्रेशन रखना था, लार्ज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। लेकिन एट सम पॉइंट ये जो जिनके जो पी रेशियोज हैं या फिर ग्रोथ है, ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से। और इसमें एचडीएफसी बैंक में अभी और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एचडीबी फाइनेंशियल्स उनके में इंटीग्रेट होगा। देयर इज आल्सो दैट, वो तो पहले से था, अब एचडीएफसी के सब्सिडियरीज भी आएंगे उनके हाथ में। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनर्जीज बन सकती हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आई थिंक नेक्स्ट 1 year दे मे स्टिल बी मोर अपॉर्चुनिटीज इन एक्सिस एंड ICICI Bank, perhaps a little Kotak as well, but not so much HDFC. But I mean commentary पे डिपेंड करता है। मैं वेट करूंगा क्योंकि अभी एक भी रिजल्ट नहीं आया जब जहाँ के हमें मर्ज बुक्स देखने को मिले। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू है अब आपका? यहाँ पर हमने देखा है जो Q2 का अपडेट है वो अच्छा ही लगा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग डर रहे थे कि जियो फाइनेंशियल के बाद मार्केट शेयर शायद वो एंटिटी खाती हुई दिखाई देगी, उसमें शायद समय लग सकता है। लेकिन इन प्योर नंबर्स पर ये जो Q2 अपडेट या फिर Q2 का एक थोड़ा बहुत सिग्नल आया है, क्या अप्रोच होनी चाहिए बजाज फाइनेंस पे? एक चीज है कि एक तो हम परेशान होते हैं कि सुबह से शाम तक वो कभी भी कॉल करते हैं, और दूसरा उसमें अपेरेंटली दैट वर्क्स बिकॉज लुक एट देयर ग्रोथ, 39% जो उन्होंने दिखाया है AUM ग्रोथ, और 33% AUM ग्रोथ, और डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो उनके कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी कम है इन कंपैरिजन विद अदर NBFCs। और जो HDFC ने मतलब बड़ा सा होल छोड़ा हुआ है होम फाइनेंस में, वो शायद कोई ऐसी कंपनी उसको चाहिए होगी जो उसको ऑक्यूपाई करे, जिसके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ हो, जहां पे बजाज फाइनेंस काफी इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। इसमें भी मुझे लगता है आई थिंक फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए, पर ये है ऐसी कंपनी की मतलब इट इज जस्ट going and keeps going and does not seem to be stopping. So I think very interesting, but बहुत ही expensive है। हम इसको लेना चाहेंगे थोड़े कम expensive levels पे। मुझे लग रहा है यहाँ से upside इसलिए कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। इसको अगर आप नॉर्मलाइज कर दे 30 या 40 टाइम्स अर्निंग्स पे, या फिर 8 टाइम्स बुक पे तो बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बुक पे अगर आप ले आए तो उस पे यू कैन डू अ मच बेटर रिटर्न इन द लॉन्गर टर्म। इसीलिए हमें बस तकलीफ होती है इसको खरीदने में, नहीं तो स्टॉक तो कंपनी तो बहुत अच्छी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जियो फाइनेंशियल्स अभी तक कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ नाम है।
जब कंपटीशन में आएगा तब हमें नजर आएगा कि कितना कंपटीशन है एक्चुअली, और उनको अपनी लेंडिंग प्रैक्टिस उन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं की है। जब वो करेंगे तब शायद कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि कंपटीशन है। जब कंपटीशन होगा, और हमारे पास जियो फाइनेंशियल्स है हमारे पोर्टफोलियो में, बट जब होगा तब ही आई थिंक बजाज फाइनेंस में इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है, एंड वी शुड वेट फॉर दैट। ओके दीपक जी, एक और चीज़, आई मीन बीच पे मतलब समवेयर अराउंड आई थिंक मिड जुलाई अगस्त में केमिकल में कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे, स्टॉक्स में मूव भी अच्छा आया था, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप केमिकल्स में कुछ बाय करके एक्यूमुलेट करके बैठे हैं पिछले 2 महीने में, या फिर अभी कुछ ऐड किया हो, या फिर इसको अभी आपने थोड़ा अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है? थोड़े से हमारे पास केमिकल नेम्स हैं वीरेंद्र जी हमारे पास, लेकिन हमने लास्ट 2 मंथ्स में काफी दूसरे तरह के कंपनीज ऐड किए जो डोमेस्टिक फेसिंग, कंज्यूमर फेसिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हों, उनको ऐड किया, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। केमिकल्स में अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन ये कंपनीज भी काफी उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इनके प्राइसेस भी 34-35 टाइम्स अर्निंग्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी साइज और प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए शायद कंपैरेटिवली हमें ऐसा लगा कि दूसरे कंपनियों में जाना चाहिए। पर केमिकल्स का भी टाइम आएगा, आई थिंक 1-2 साल और हैं उसके लिए। तो साइकिल अभी जब इस रिजल्ट्स के बाद, दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर जब रिजल्ट्स आएंगे, तब हमें पता चलेगा। 2 चीजें यहाँ पे चाइना बहुत इम्पैक्ट करता है, चाइना में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, एंड सेकेंडली डिमांड फ्रॉम यूरोप एंड डिमांड फ्रॉम यूएस वो काफी मतलब उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई ज्यादा इंक्रीज डिमांड और ट्रिगर नहीं है कि डिमांड इंक्रीज होगा यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनीज थोड़े से और फ्लैट रहेंगे 1-2 साल के लिए, लेकिन अगर आपको अक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल प्लस के लिए, देन द नेक्स्ट 2 years में भी गुड अपॉर्चुनिटी, जहां पे भी आपको ज्यादा डिप लगे अच्छी कंपनीज को आई थिंक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। हम भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, बट अभी बहुत ही जल्दी है। इट इज टू बिल्ड टू अ साइजेबल पोजीशन मोर देन 3 or 4%, टाइम लगेगा ऐसे। ओके, एक आखिरी सवाल दीपक, ये रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस जैसे पॉलीकैब, इनमें मैसिव मूव्स आए हैं, अब यहाँ पर कोई व्यू आपका? तो पॉलीकैब है हमारे पोर्टफोलियोज में, हमने केईआई और पॉलीकैब में काफी क्वेश्चन सॉरी so there is ये जो पॉलीकैब इज एक्चुअली लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या फिर कुछ भी बना रहे हो, तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ दीज केबल्स। आई थिंक दैट डिमांड इज वेरी हाई, बट ये प्राइसेस भी ऐसे बढ़े हैं कि जैसे केबल्स का डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगा, और प्लेयर्स भी लिस्ट हो रहे हैं, और प्लेयर्स भी आ रहे हैं स्पेस में। आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट प्राइसिंग। आप ज्यादा प्राइस दोगे तो आप पोजीशन जब बिल्ड करोगे, देन इट शुड हैव बीन एट अ लोअर प्राइस। आई थिंक आई वुड जस्ट वार्न कि प्राइस देख के ही आप खरीदें। थोड़ा सा थोड़े से महंगे हो गए हैं ये कंपनीज, जहां हमारा एक्सपोजर है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें अब मतलब देयर शुड बी सो मच दैट द स्कोप फॉर दिस इज वेरी हाई। आई थिंक बिजनेस अच्छा है, और ये कंपनीज भी अच्छी हैं, जैसे आपने कहा पॉलीकैब, केईआई, ये वाली कंपनीज अच्छी करेंगी, लेकिन यू नो बिकॉज ऑफ द प्राइस यू माइट सी अ करेक्शन इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। दीपक, मिड कैप्स पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि आज के 1.5% की गिरावट देखकर ही लोग थोड़े से हैरान होने लगे हैं। कंसिडरिंग ये इंडेक्स 27% के रिटर्न्स इस साल दे चुका है, क्या एक डीपर करेक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इनफैक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस इंडेक्स को 6 महीने से। ये भी कोई हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप तेज चलोगे तो कुछ तो गिरोगे, अगर आप नहीं गिरोगे तो इतने तेज जाओगे कि जब आप गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा गिरना इज अ गुड थिंग, और ये थोड़ा सा, ये 1.5% तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक 5-10% तो नॉर्मल है इस इंडेक्स के लिए, अगर गिरना होगा तो ऐसे गिरावट अगर 5-10% होगी तो अच्छी है मार्केट के लिए। डीपर करेक्शंस के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, अनलेस देयर इज अ कोई वर्ल्ड ऐसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए जहां पे लिक्विडिटी इंडिया से बाहर चला जाए बहुत जोर से।
पिछली बार भी इंडिया से बाहर काफी लिक्विडिटी गया था लास्ट 2 इयर्स में, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना इन्वेस्ट किया कि मिड कैप्स एक्चुअली काफी बरकरार हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। आई थिंक इस बार अगर होगा भी तो मे बी 5, 10, 15% करेक्शन ही होगा। आई वेलकम दैट, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें लोअर प्राइसेस पे खरीदने हैं। तो अगर आप खरीदने के बिजनेस में हो, आप बेचने के बिजनेस में नहीं हो, तो शायद करेक्शन अच्छा ही होगा आपके लिए अगर आ जाए। और बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनके अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। यहाँ से जो अभी के अर्निंग्स है FY 2023 के, बाय FY 2025 दे विल बी 4x 5x मोर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। ऐसी कंपनीज को अगर आप कम प्राइस में खरीदें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। आई एम नॉट नेमिंग कंपनीज, लेकिन आई थिंक मौका थोड़ा सा आएगा। अभी 1.5% ही है, होपफुली आ जाए मौका, बट आई डोंट नो हाउ द फ्यूचर विल बी। ऑलराइट दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल 3 PM कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन एक थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई इवन बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से 44,000 के करीब अब बैंक निफ्टी फिर से आता हुआ। निफ्टी में तो रिकवरी पूरी की पूरी आईटी ने लीड की ही थी खैर, लेकिन यहाँ बात हो रही है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का भी अगर आप मुँह देखें तो अब करीब करीब हम 44,000 पर, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी रही निफ्टी आईटी की वजह से। चलिए अब डीलिंग रूम का चेक लेते हैं, यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से 2 शेयर्स पर नजर? गुड आफ्टरनून। और क्योंकि आईटी में अच्छा मूव है, इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स बीटीएसटी की रणनीति जो है अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी खरीदारी है। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक से काफ़ी सारे आईटी के रिजल्ट्स आना भी शुरू हो जाएंगे, तो उसके पहले काफ़ी आईटी में आपको ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है। आज इन्फोसिस में लगभग 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं, और अगर आप डीलर्स की माने तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 30 से 40 रुपए का अप मूव ट्रेडिंग के लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ऑब्वियसली बैंक्स प्रेशर में है, लेकिन डीलर्स को लगता है कि जिस हिसाब से दूसरे बैंकों के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और जिस हिसाब से बैंकों के नतीजे Q2 में मजबूत आने चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट पोजीशनड है। यहाँ काफ़ी सारा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट 7% ऊपर है। फ्रेश शॉर्ट्स आज जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन डीलर्स हो जा रहे हैं यहाँ बाय ऑन डिप्स कीजिए, क्योंकि 950 से 975 के लेवल फिर से एक बार आने चाहिए स्टॉक पे। तो एक बैंक जहां डीलर्स बुलिश है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, एक बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एक इन्फोसिस डीलिंग रूम रेडार पर। मीनवाइल उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी बढ़ाकर कर दी गई है अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर। मेरे पहले 200 रुपये थी, हाँ पहले 200 रुपये थी, अब वो बढ़ाकर 100 रुपये और बढ़ा दिए। क्लियरली प्रेशर तो है गवर्नमेंट के ऊपर, और जो जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस जा रहे हैं उस तरीके से ये प्रेशर तो है। और अब ये सिर्फ उज्ज्वला वालों के लिए है या नहीं, ये मतलब आगे जाके इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं इस खबर के लिए कुछ ही देर में, और बात करेंगे उनसे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है इस समय कि उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 300 रुपये पर सिलेंडर कर दिए। आपको याद होगा अभी पिछले महीने की ये खबर थी जब 200 रुपये उज्ज्वला के लिए था और 200 रुपये सबके लिए भी कट किया गया था सिलेंडर का प्राइस, नॉन उज्ज्वला वालों के लिए भी। तो उज्ज्वला वालों के लिए तो 400 रुपये कट हो गया था, और अब यहाँ पर और 100 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर बढ़ रही है। अभी के लिए खैर इसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में क्रूड के दाम बढ़े हैं उससे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे जाकर कहीं इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। लक्ष्मण जी रेडी हैं, लक्ष्मण जी जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, आइए उनको जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, तो बताइए क्या एग्जैक्टली खबर है, पूरी खबर को एक्सप्लेन करिए। देखिए, दरअसल जो उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सरकार सिलेंडर देती है, उस सिलेंडर पर अब तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। अब उस सब्सिडी की रकम को सरकार ने 100 रुपये और बढ़ा दिया है, यानी अब 200 रुपये की बजाय 300 रुपये प्रति सिलेंडर उनको सब्सिडी मिलेगी। तो दरअसल एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ोतरी हो रही है उससे राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। ये दरअसल उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को फायदा दिया जाएगा, और सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये फैसला लिया है। लक्ष्मण, ये क्लियरली सरकार कॉग्निसेंस ले रही है कि रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं और ग्लोबल मार्केट्स में जो कच्चे तेल का हाल है उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आता हुआ दिखाई देगा। क्या इसको लेकर सरकार अब और भी सेंसिटाइज हो गई है? क्या एक चीज होगी जिस पर काफी कमर कस के एक्शन लिया जा सकता है आगे भी? देखिए, दरअसल
जो डिसीजन है इसको सिर्फ आप इस उज्ज्वला स्कीम के तहत जोड़कर मत देखिए, ये इसका एक बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा। एक ज्यादा बड़ा संकेत दिया जा रहा है वो ये कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, सरकार आम लोगों को राहत देने वाली, खासतौर से गरीबों को राहत देने वाली ऐसी स्कीम के ऐलान बार बार समय समय पर करती रहेगी। आपको याद होगा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत सरकार ने पिछले दिनों नए कनेक्शन को मंजूरी दी थी। अब यहाँ पे सब्सिडी की रकम बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों आप देखें कि गरीबों किसानों के लिए वहाँ पे एमएसपी बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। किसानों को जो पैसा दिया जाता है 6,000 रुपए, उसमें हो सकता है सरकार बढ़ाने पर विचार करे। तो पूरा अब चुनाव के मोड में सरकार दिख रही है, क्योंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो इस तरह के फैसले आपको होते रहेंगे। लेकिन ये फैसला लेते वक्त सरकार ये भी ध्यान दे रही है कि सरकार का जो आर्थिक आंकड़ा है, डेफिसिट का आंकड़ा है, सरकारी तेल कंपनियां हैं, उनके ऊपर कोई खास बोझ ना पड़े। इस वजह से आपने देखा हुआ सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के ग्राहकों के लिए सिलेंडर सस्ता किया गया है और सब्सिडी के तौर पर सस्ता किया गया है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब खैर खबर ऑफिशियल कि अब जो उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी है उसको बढ़ाकर 200 रुपये से 300 रुपये प्रति सिलेंडर किया गया। चलिए समय थोड़ा कम रहा, अब BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं फटाफट। क्लोज इतनी खराब नहीं है मार्केट की एक्चुअली जितना सुबह एक समय लग रहा था। गावा सर, तो ऐसे में क्या बाय ट्रेड या सेल ट्रेड कैरी करेंगे? बाय ट्रेड मुझे लगता है कल एक अपमूव मिलना चाहिए और स्टॉक जो मैंने चुना है वो है इन्फोसिस। 1432 का स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 1445 के आसपास, टारगेट 1470 का नजर आता है। यस, इन्फोसिस। ओके, तो इन्फोसिस में एक तेजी का ट्रेड जो वैसे डीलिंग रूम में भी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? चंदन, आप शायद म्यूट पर हैं। बिल्कुल हर्षदा जी, मैंने एम्फेसिस की बात की, एम्फेसिस को यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था, मैं उसी पे फोकस करूंगा। एक तो वो काउंटर आप ले सकते हो और दूसरा स्टॉक यदि आप चाहें तो मैं यहाँ पे प्रेस्टीज पे फोकस करना चाहूंगा। प्रेस्टीज स्टॉक ने पिछले लगभग 30-40 दिनों से 50 डेमा को एग्जैक्टली सपोर्ट दिया है और आज के दिन लगभग 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 626-627 के आसपास चल रहा है। 612 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी, ऊपर में 655 के टारगेट के लिए। तो एम्फेसिस के अलावा अब प्रेस्टीज पे BTST की सलाह रहेगी 655 के टारगेट के लिए। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स, मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए TCS में खरीदारी करने की राय रहेगी। TCS ने अगर आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज को आज रीगेन किया है, तो करंट लेवल्स पे TCS में खरीदारी करनी चाहिए। 3510 3510 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3580 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं TCS में। ओके, तो टेक्नोलॉजी का पर फोकस क्लियरली बना हुआ है। रुचित, आपका ट्रेड? तो सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली थ्रू आउट द डे ये स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी और फ्यूचर्स में भी अच्छे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप यहाँ पे देखेगा और प्रीवियस स्विंग हाई भी टेक्निकली स्टॉक ये ब्रेकआउट दे रहा है। सो हमें लग रहा है कि एक अच्छा फॉलोअप मूव रैमको सीमेंट में आ सकता है। 940 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 970 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, रैमको सीमेंट। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अनुज जी, कुछ नया ऐड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमने जो HUL की बात की, मुझे लगता है कि वही कॉल ठीक रहेगा। थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए, वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है मार्केट में। सो HUL का जो बाय कॉल हमने दिया था 2500 के ऊपर, उसे कंटिन्यू करेंगे। 2490 थोड़ा नया स्टॉप लॉस रखें, 2490 के स्टॉप लॉस के साथ HUL लेके जाइए। मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट होना चाहिए 2540 से 2550। चलिए इस क्लोज को समझ लेते हैं फिर। और हर्षदा, एक चीज़ मैं कहूँगा क्लोज को लेकर कि इतना ख़राब नहीं है मार्केट का क्लोज। मतलब ये सुबह जो एक समय देख के लग रहा था काफ़ी ख़राब हो सकता था। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। अभी के लिए आपने जो आज का लो डिफेंड किया है वो क्रूशल है। अभी भी हम ये कहूँगा कि ब्रेकडाउन अभी भी नहीं है मार्केट में। ब्रेकडाउन के लिए 19250 का क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन का पॉइंट बचा लिया हमने। वो पॉइंट था 43,800, उसको बचा लिया हमने और 44,000 के ऊपर क्लोज हो रही है। बस एक चीज़ है, आज ब्रॉडर मार्केट ख़राब रही है, तो अगले 2-3 दिन में ब्रॉडर मार्केट का बिहेवियर नोटिस करेंगे। और इवन ये जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स है ना, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक ब्रीदर शायद दे दें। काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं और यूएस मार्केट भी एक ड्यू है एक पुल बैक के लिए। तो हो सकता है कल एक मार्केट को पॉसिबल है कि एक गैप अप मिल जाए। अगर आप एक ब्रेव हार्ट ट्रेडर हैं, ब्रेव हार्ट ट्रेडर, रियल ब्रेव हार्ट ट्रेडर, तो आज के लो के स्टॉप के साथ एक बार कैरी कर सकते हैं। शायद आपको कल एक गैप अप मिल जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड थोड़ी रिस्की है। ये होप ट्रेड है, लेकिन जो पैटर्न बनाया पिछले कुछ मिनटों का, और ये निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी में मुझे लग रहा है जिस तरीके से FMCG में स्ट्रेंथ है, IT में स्ट्रेंथ है, ऑटोज़ में 2 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़े साइन दिखे हैं स्ट्रेंथ के। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद आप ट्राई करना चाहें तो एक आज की क्लोज के हिसाब से एक ट्रेड बनता है
कैरी करने का। एक तेजी वाला ट्रेड शायद कैरी करने वाला बन रहा है। निफ्टी 50 आपके सामने डे लो से हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक अच्छा संकेत। और क्लियरली आज का जो सबसे बड़ा विनिंग ट्रेड है वो HDFC बैंक ही है। जाते जाते देखिए तेजी की पोजीशन यहाँ पर लोगों ने और जोड़ ली है 1.5% के इजाफे के साथ। इस समय 1533 डे हाई पर ही पूरा दिन कर रहा है कारोबार ये काउंटर। HDFC बैंक और इन्फोसिस जो आज का टॉप फेवरेट है BTSD ट्रेड्स के लिहाज से। वीरू, वायदे बाजार के लिहाज से सिचुएशन कितनी मजबूत दिख रही है इन दो काउंटर्स, और कुछ आपके रेडार पर आया होगा तो वो भी मेंशन करें। थैंक्स टू निफ्टी IT हर्षदा एंड HDFC बैंक, फाइनली HDFC बैंक को अंतिम दौर में कुछ सहारा मिला किसी और स्पेस से, और आप एक कम से कम ठीक ठाक रिकवरी के साथ जा रहे हैं। एटलीस्ट मॉर्निंग फर्स्ट टिक जो थे निफ्टी के 19454, आप उसको रिगेन करते हुए आपकी स्क्रीन पे ये इस वक्त स्टैट्स हैं। हालांकि आज बाजार में एक बार फिर से शॉर्ट बिल्डअप काफी हुआ है, बट स्टिल अगर आपकी स्क्रीन पे देखिए तो लॉन्ग लगभग 23, शॉर्ट कवरिंग 7, मात्र 7 में शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप 127 में और 29 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आइए एक एक करके इन सेगमेंट्स को देखते हैं इनमें क्या क्या हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग जहां बिल्डअप हुए वो मेरे ख्याल से चुनिंदा स्पेस होगा वो कुछ हद तक FMCG, यस, नेस्ले, न्यूज का इम्पैक्ट था। MGL सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन जहां पे इस पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। HDFC बैंक क्वार्टरली अपडेट्स के बाद एक पुल बैक 1500 के ऑप्शन ट्रैजेक्टरी को रिगेन करके क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग अदानी एंटरप्राइजेस पे और कमेंट्स में HUL में कल से ही एक गैप डाउन के बाद से पुल बैक कंटिन्यू कर रहा है। मिड कैप IT में एम्फोसिस और आयशर मोटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। मनापुरम फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये NBFCs का पूरा चंक आज काफी शॉर्टिंग विटनेस कर रहा था। हालांकि एक तरफ अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस अपना ऑल टाइम हाई कल से उसी ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बाकी वोडाफोन आइडिया यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। NBFCs आज रडार पे थी मंदड़ियों के। बाकी इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंदुस्तान कॉपर और RBL बैंक, नालको, ये कुछ काउंटर जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट हुए। इसको देख के स्क्रीन को क्लियरली लग रहा है कि आज मेटल्स जो थे वो काफी सीवियर प्रेशर में थे। एक दो स्टॉक्स और जो कि आज प्रेशर में रहे उसमें PSU बैंक्स की कैटेगरी में कैनरा बैंक काफी सीवियर प्रेशर में रहा। आज डे लो के क्लस्टर में करीब 374 के आसपास क्लोज होता हुआ। और डायग्नोस्टिक स्पेस में जो डॉक्टर लाल पैथलैब, पिछले कुछ सेशन में इसमें एक मूव था अपसाइड में, लेकिन आज कंप्लीटली बैकफुट पे आके खड़ा हो गया। एंड सेम इज द केस विद REC, यहाँ पर पेन था। और रियल्टी स्पेस में एक और स्टॉक जिसमें पेन था वो था ओबरा रियल्टी, ऑलमोस्ट 1118, और डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ये स्टॉक क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। हर्षदा, ओके, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स यहाँ पर क्लियरली तेजी और मंदी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए हैं। एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहाँ पर ऑफ कोर्स HDFC, ICICI और इन्फोसिस में रिकवरी के अलावा तेजी देखने को मिल रही है। ICICI बैंक भी इनफैक्ट आधे % के गेंस दिखाता हुआ, TCS पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर फ्लोट खरीदारी का साफ बना है। FMCG साइड पर एक स्टॉक जो फिर अटकने लगा है वो ITC, उस पर ध्यान दीजिए। लगातार ये तीसरा चौथा सत्र है जहां पर एक काउंटर 435 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आ चुका है थोड़े से स्टिकी जोन में। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं अब मार्केट की क्लोजिंग वॉल पर और कुछ काउंटर्स जिन्होंने आज आउट परफॉर्म किया वो दिखाएंगे तेजी मंदी की तरफ दोनों। 19445 के आसपास यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। 457 आज का डे हाई था, तो लो से एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर बनती दिखाई दी है। 44,000 के आसपास की क्लोज की तैयारी निफ्टी बैंक कर रहा है। निफ्टी IT की तरफ से एक भरपूर जोश दिखा। ये इंडेक्स 100.2 पर। ज्यादातर एक्शन TCS, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में देखने को मिला है। निचले लेवल से LTI, माइंट्री जैसे काउंटर्स भी थे जहां पर कुछ खरीदारी आ रही थी, लेकिन वो अब भी नेगेटिव से टेरिटरी में रहे हैं। डे लो से रिकवरी वहां पर ज्यादा बेहतर देखने को मिली है। आज का आउट परफॉर्मर लेकिन एक ही है, वो है HDFC बैंक गिरते बाजार में, जहां पर निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। वो स्टॉक 1.5% के गेंस पर 1533 डे हाई पर जाकर टिकता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन बिकवाली कहां से आई? निफ्टी बैंक के टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा पिटा, ICICI बैंक उसके पीछे था। सरकारी बैंकों में अगर आप ध्यान देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एक पॉकेट थी जहां पर अच्छी खासी तेजी की बात हो रही थी और वहां पर हमने देखा है कुछ तेजी पर विराम आता हुआ, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन आज एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जो तेजी की तरफ बैठे हुए नजर आए थे। एक तो नेस्ले, जैसे हम आपको सुबह में मेंशन कर रहे थे
कि नेस्ले की दरअसल स्टॉक स्प्लिट को लेकर चर्चा होगी बोर्ड बैठक में, और वो स्टॉक आज 3% भागता हुआ दिखाई दिया है, तेजी देखने को मिली है। रामको सिस्टम जाते जाते एक BTST ट्रेड भी यहाँ पर रुचित ने दिया, वो टॉप गेनर्स में रहा है। रामको सीमेंट, आई बेग योर पार्डन, 4% तक के गेन्स, 952 का लेवल, और ये इनफैक्ट आज वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल था। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो चले हैं। मिड कैप साइड पर ऑफ कोर्स ज्यादा करेक्शन, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव, 2000 से ज्यादा गिरने वाले शेयर। चलिए आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं, आखिरी 30 सेकंड में आपको साफ दिखाई देगा कौन से स्टॉक्स की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट और किसने कमर तोड़ी है आज मार्केट की। तो तेजी में अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले, HUL, आयशर, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स थे। TCS भी, HCL टेक भी तेजी में आया। जाते जाते BPCL, एशियन पेंट में कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं। एक्सिस बैंक वर्स्ट हिट है आज, 990 पर क्लोज। SBI 3% नीचे। NTPC जैसे काउंटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, L&T जैसे काउंटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स थोड़े से बैकफुट पर थे। आज RIL कोशिश कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की, लेकिन फाइनल क्लोज जो है वो 2300 के आसपास आता हुआ नजर आया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज, एक डिसेंट क्लोज कंसिडरिंग हम डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी दिखा पाए हैं। 19449 पर निफ्टी 50 आता हुआ। सीधा सौदा में आशीष और नीरज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? सभी तेजी वाले काउंटर्स ने किया है आउट परफॉर्म। एवेन्यू सुपरमार्ट, नेस्ले, VST टिलर्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ये तेजी वाले काउंटर्स थे जो आशीष ने अपनी टीम में डाले। नीरज ने एक तेजी की तरफ पकड़ा था सैस्किन, लेकिन मंदी में सेल, मारुति और बजाज फिनसर्व, और वहां पर भी 2 से 2.5% तक की कमाई हुई। ओके, चलिए फिर आज वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की खराब थी, लेकिन इतनी खराब क्लोज नहीं, और निफ्टी पर तो आज ठीक ठाक क्लोज, थैंक्स मेनली टू निफ्टी IT। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और अभी के लिए सिग्नल US मार्केट से कि शायद 3-4 दिन की लगातार गिरावट के बाद थोड़ी सी गिरावट थमे, लेकिन कल सुबह फिर दोबारा इस पर बात करेंगे। अभी के लिए वीरू, कल का इंतजार करेंगे फिर। बिल्कुल, इसे कहते हैं ना, ट्रेड ढूंढते ढूंढते, ट्रेड ढूंढते ढूंढते अपनी आंखें आज पथरा गईं, भला हो निफ्टी IT का थोड़ी रिकवरी आ गई। चलिए देखते हैं रिकवरी ये कल भी कायम रहेगी नहीं रहेगी। गुरुवार सुबह मुलाकात होगी हर्षता मेरी, अनुज, नीरज और आशीष की सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।